बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज हम मौर्यन एम्पायर के बारे में बात करेंगे और मौर्यन एम्पायर के बारे में जो हमने बात करी थी, गिव मी अ मोमेंट। यस, हमको आज बात करनी है यहां से, यानी कि राइज ऑफ मौर्यन से। लास्ट लेक्चर में हमने बात करी थी कि किस तरह से पोस्ट मौर्यन किस तरह से महाजनपद पीरियड में अलग अलग पावर्स का राइज हुआ था और उनमें से मगध की पावर सबसे ताकतवर बनकर राइज करती है और मगध की पावर ने एक एम्पायर को क्रिएट किया था अंडर द लीडरशिप ऑफ महापद्मानंद। इसकी जर्नी की शुरुआत हरियंक डायनेस्टी से हुई थी और हरियंक डायनेस्टी के बाद में शिशुनाग डायनेस्टी फॉलोड बाय द महापद्मानंद और द नंद डायनेस्टी एसवी से। अब वहां पे पीछे हम गए थे वापस उसी दौर में और मैंने आपको ये भी बताया था कि दो बड़े फॉरेन इन्वेजन हुए थे, दो बड़े फॉरेन इन्वेजन हुए थे और वो दोनों बड़े फॉरेन इन्वेजन जो थे उन्होंने भारत के इतिहास के ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट डाला था। तो उसके बारे में बात करेंगे और 1 मिनट का आप मुझे टाइम दीजिए, बस 1 मिनट का वक्त, मैं आई विल बी बैक। हुए थे और दो बड़े फॉरेन इन्वेजन हुए थे। एक फॉरेन इन्वेजन हुआ था जो पर्शियंस का हुआ था, जो डराइस द फर्स्ट की लीडरशिप में हुआ था, और दूसरा फॉरेन इन्वेजन हुआ था जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की लीडरशिप में हुआ था। उन दोनों फॉरेन इन्वेजन के बारे में भी हमने बात कर ली थी। अब वहां से आगे की जो हिस्ट्री है, जब मौर्यंस का राइज हुआ था, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो जब हम मौर्यंस के राइज के बारे में बात करेंगे तो हमको स्टोरी वहां से आगे ले जानी है जहां से अलेक्जेंडर द ग्रेट का इन्वेजन भारत में खत्म हुआ था। अलेक्जेंडर हैड स्टेड इन इंडिया फॉर 19 मंथ्स। 19 महीने तक अलेक्जेंडर भारत में रहा था और 19वें महीने के आसपास या 19वें से 2-3 महीने पहले आज के पठानकोट के नॉर्थ में ब्यास नदी के किनारे उसकी आर्मी का आखिरी कैंप लगा था। वहीं पे उसकी आर्मी ने उसके अगेंस्ट एक बहुत बड़ा रिबेलियन किया था, जिसके बाद उसकी आर्मी रिटर्न होती, वहां से लौट के जाती है। तो वहां से स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मौर्यन एम्पायर के फाउंडेशन की कहानी वहीं से शुरू होती है। लेकिन मौर्यन एम्पायर का पीरियड एक बहुत लंबा पीरियड है भारत के इतिहास में। ये पीरियड कब से लेके कब तक चलता है? 323 बीसी से लेके 298 बीसी के बीच में ये दौर चलता है। और ये जो दौर है, अगर आप 298 मैंने गलत लिख दिया, डिसओरिएंटेशन हो रहा है मुझे। 185 बीसी, 323 से लेके 185 बीसी के बीच में ये फेज चलता है। अब अगर आप काउंट करो 323 से लेके 185 बीसी के बीच में, तो कितने साल होंगे? अप्रोक्सीमेटली 138 साल होंगे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये जो 138 साल की इतिहास की कहानी है भारत के इतिहास में, ये इससे लेके इसके बीच में जो 138 ईयर्स हो रहे हैं ना, आई थिंक उतने ही हो रहे हैं। तो ये 138 ईयर्स का जो फेज है इंडिया की हिस्ट्री में, इसको मौर्यन एम्पायर का फेज बोलते हैं। पहली बार भारत के अंदर एक ऐसा विशाल एम्पायर कायम होता है, एक ऐसा लार्ज एम्पायर क्रिएट होता है जो लगभग पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर फैल जाता है। इससे पहले कभी भी इतना बड़ा एम्पायर नहीं बना था अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक्स। अकॉर्डिंग टू द टेक्स्ट बुक्स बोल रहा हूं क्योंकि अगर आप महाभारत जैसे लिटरेचर्स को ध्यान करो या उनको कंसिडर करो तो फिर हमें पता है कि युधिष्ठिर की दिग्विजय हुई थी, अर्जुन गए थे उनकी दिग्विजय के लिए, तब भी बहुत बड़े बड़े एम्पायर्स का क्रिएशन हुआ था। बट क्योंकि मॉडर्न हिस्टोरियंस नहीं मानते महाभारत वगैरह को, तो टेक्स्ट बुक्स के हिसाब से सबसे बड़ा, पहली बार इतना बड़ा एम्पायर का क्रिएशन इस पीरियड में हुआ था जिसको मौर्यन पीरियड बोलते हैं। अब इस 138 साल के इतिहास में बहुत सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स भी हुए थे, बहुत सारे कल्चरल डेवलपमेंट्स भी हुए थे। ये सारे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, ये सारे कल्चरल डेवलपमेंट्स, कुछ कुछ मिलिट्री अचीवमेंट्स, ये सारे चीजों की जानकारी हमको कुछ महत्वपूर्ण स्रोतों से मिलती है। और इसीलिए मौर्यन एम्पायर के चैप्टर के बारे में पढ़ते हुए सबसे पहली चीज हमको ये ध्यान रखनी है कि वो कौन कौन से स्रोत हैं, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं जिससे हमको मौर्यन एम्पायर की इंफॉर्मेशन हासिल होती है। तो यहाँ पे हमने मौर्यन एम्पायर की इंफॉर्मेशन को, मौर्यन एम्पायर की इंफॉर्मेशन के सोर्सेज को दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहला लिटरेरी सोर्सेज और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। पहला लिटरेरी सोर्सेज यानी कि साहित्यिक साहित्यिक प्रमाण या साहित्यिक स्रोत, और दूसरा आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज यानी कि पुरातात्विक स्रोत। जहां तक साहित्यिक स्रोतों का सवाल है, जहां तक लिटरेरी एविडेंसेस का सवाल है, कुछ ऐसे लिटरेचर्स हैं जो एंशिएंट इंडिया के अंदर क्रिएट हुए, कुछ लिटरेचर्स ऐसे हैं जो मौर्यन पीरियड के अंदर ही क्रिएट हुए, कुछ लिटरेचर्स ऐसे हैं जो मौर्यन पीरियड के खत्म होने के बाद भी क्रिएट हुए, लेकिन वो आसपास के दौर में ही क्रिएट हुए थे, इसीलिए उनसे मौर्यन पीरियड की काफी इंफॉर्मेशन मिलती है। एक एक करके देखते जरा कौन कौन से लिटरेचर्स थे। और ये कहने के लिए, देखने के लिए सिर्फ एक छोटी सी स्लाइड लग रही है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मौर्यन एम्पायर की हिस्ट्री के लिए या मौर्यन एम्पायर की स्टडी के लिए। तो मैं सारे लिटरेचर्स आपको बताता हूँ, लिटरेचर्स को किन किन ने लिखा है वो भी हम शेयर करेंगे आपसे, और सबसे इंपॉर्टेंट लिटरेचर का सब्जेक्ट मैटर क्या है, लिटरेचर्स की विषय वस्तु क्या है, इसके बारे में बात करेंगे कि लिटरेचर से हमको इंफॉर्मेशन क्या मिलती है। सबसे पहला लिटरेचर जिसके द्वारा मैं मौर्यन पीरियड को एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा आपको, वो लिटरेचर है मुद्रा राक्षस, जिसको लिखने वाले स्कॉलर का नाम है वैशाख दत्त। वैशाख दत्त नाम के एक स्कॉलर थे जिनका नाम था, वैशाख दत्त नाम के एक स्कॉलर थे जिन्होंने मुद्रा राक्षस नाम के लिटरेचर का क्रिएशन किया था। और ये जो मुद्रा राक्षस जैसा बड़ा स्ट्रेंज जैसा लगने वाला नाम है, इसके पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है। तो उसी कहानी को मैं आपको नरेट करूंगा आने वाले कुछ मिनटों के लिए, और वहीं से हम शुरू करेंगे कि वो जो मैं बोल रहा था आपको कि जब अलेक्जेंडर की आर्मी वापस चली गई थी,
और उसकी जगह मौर्यन एम्पायर का राइज होना शुरू हुआ था। तो वो लिंक्स कहाँ से बैठती है, मुद्रा राक्षस की कहानी क्या है, इसके बारे में मैं नरेट करना शुरू करता हूँ और मौर्यन पीरियड की एस्टैब्लिशमेंट की कहानी भी इस लिटरेचर में कवर हो जाएगी। ब्रीफली नरेट करने की कोशिश करूंगा आपको, लेकिन कहानी का क्रक्स बताऊंगा। होता यह है कि जब नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तक्षशिला नाम की जगह होती है, जो आज भी पाकिस्तान में तक्षशिला के नाम से जानी जाती है। ये तक्षशिला नाम की जगह उस जमाने में एक बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर हुआ करती थी। अलग अलग दुनिया के अलग अलग इलाकों से बहुत सारे स्टूडेंट्स आके अलग अलग तरह के सब्जेक्ट्स वहां पे पढ़ा करते थे। पॉलिटिकल साइंस वहां पे पढ़ाया जाता था, मिलिट्री साइंस वहां पे पढ़ाया जाता था, इसके अलावा मेडिसिन साइंस वहां पे पढ़ाया जाता था, मैथमेटिक्स वहां पे पढ़ाया जाता था, और भी कई तरह के आर्ट्स थे जो वहां पे पढ़ाए जाते थे। पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के श्रेष्ठ टीचर्स वहां पे रहते थे और भारत के श्रेष्ठ स्टूडेंट्स और दुनिया भर के क्यूरियस स्टूडेंट्स उस जगह पे आके पढ़ाई किया करते थे। तो एक बहुत बड़ा लर्निंग सेंटर हुआ करता था। उसी लर्निंग सेंटर में एक बहुत बड़े स्कॉलर थे जिनका नाम था आचार्य चाणक्य, जो आचार्य विष्णुगुप्त के नाम से भी मशहूर थे। तीन नाम मिलते हैं हमको इन इंडिविजुअल के, एक आचार्य चाणक्य, दूसरा आचार्य विष्णुगुप्त और तीसरा कौटिल्य। आचार्य विष्णुगुप्त उनका ओरिजिनल नाम था जो उनके पेरेंट्स ने रखा होगा। चाणक्य उनको इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उनके फादर का नाम चणक था और चाणक्य वो पुत्र थे, इसीलिए उनको चाणक्य या चाणक्य भी कहा जाता था। और जब उन्होंने एक ग्रंथ की रचना करी, जब उन्होंने एक लिटरेचर का क्रिएशन किया, तो उस लिटरेचर के क्रिएशन में अपना पेन नेम उन्होंने कौटिल्य यूज किया। कई ऐसे लेखक होते जो अपनी कृतियां, अपने क्रिएशन को लिखते हुए अपना ओरिजिनल नाम यूज नहीं करते, बल्कि एक पेन नेम यूज करते, एक स्यूडो नेम यूज करते। तो जब इन्होंने अर्थशास्त्र नाम के लिटरेचर का क्रिएशन किया था तो अपना पेन नेम यूज किया था कौटिल्य। तो ये भी एक इनका प्रचलित नाम है। तो चाहे कौटिल्य हो या विष्णुगुप्त हो या चाणक्य हो, सब एक ही इंडिविजुअल के नाम है। तो वो वहां पे एक बहुत बड़े स्कॉलर के तौर पर रहते थे और उन्हें इस बात का रियलाइजेशन हुआ कि अलेक्जेंडर भारत के ऊपर हमला करने वाला है। हालांकि उस समय अलेक्जेंडर अफगानिस्तान तक ही पहुंचा था। ये बात लगभग 330 बीसी की है जब मुद्रा राक्षस की कहानी शुरू होती। मुद्रा राक्षस एक ऐसा लिटरेचर है जिसकी कथा, जिसकी कहानी 330 बीसी में शुरू होती और ये कहानी 323 बीसी तक चलती। तब आप समझ सकते हो कि इंडियन हिस्ट्री में 330 बीसी से लेके 323 बीसी के बीच में क्या क्या डेवलपमेंट्स और क्या क्या पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, ये सारी बातें हमको मुद्रा राक्षस में बहुत ही स्पष्ट तरीके से वैशाख दत्त ने लिख के बताई है। 7 साल के भारत की राजनीति की कहानी है मुद्रा राक्षस। तो जाहिर है कहानी बहुत बड़ी होगी, मैं इसको और ब्रीफ करके सुनाने की कोशिश करता हूँ। तक्षशिला में आचार्य चाणक्य को इस बात का पता चला कि अलक्षेंद्र यानी कि अलेक्जेंडर अफगानिस्तान तक पहुंच गया। उस जमाने में अफगानिस्तान वर्ड नहीं था, गांधार शब्द ज्यादा यूज होता था उस इलाके के लिए। तो अफगानिस्तान के गांधार में अलक्षेंद्र पहुंच चुका है और अब उसका अगला निशाना भारत है। और जब भारत में वो हमला करेगा तो इस बात का डर है कि वो तक्षशिला को नुकसान पहुंचाए, यहाँ के लोगों को नुकसान पहुंचाए, यहाँ के लोगों के रिलीजन को नुकसान पहुंचाए, यहाँ के लोगों के कल्चर को नुकसान पहुंचाए, यहाँ के लोगों को एनस्लेव करे, उनका ब्लडशेड करे। यानी कि जो कुछ भी पीसफुल सिचुएशंस थी नॉर्थ वेस्टर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, उसको अलेक्जेंडर बुरी तरह से डिस्टर्ब कर देने वाला था अगर वो भारत में आ जाता। हालांकि अफगानिस्तान में उसने काफी लंबा वक्त बिताया। अफगानिस्तान में वो सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं रहा था, वो सेंट्रल एशिया भी गया था। सेंट्रल एशिया में भी अपने कुछ एनिमीज को डिफीट करके फिर वो दोबारा आया था भारत की बॉर्डर्स पे, जो आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर्स है। और वहां से आगे जब वो बढ़ा था तो जो ट्राइब्स अफगानिस्तान और पाकिस्तान की बॉर्डर्स पे रहती, उन्होंने भी काफी रेजिस्टेंस शो किया था। तो वहां पे से आगे निकलने में भी अलेक्जेंडर को काफी टाइम लगा था। तो ओवरऑल अलेक्जेंडर को अफगानिस्तान से भारत आने में लगभग 4 साल लग गए थे। लेकिन आचार्य चाणक्य तभी से अलर्ट हो गए थे जब से उनको ये इन्फॉर्मेशन मिली थी कि अलेक्जेंद्र गांधार तक पहुंच चुका है। आचार्य चाणक्य जान गए थे कि अलेक्जेंद्र जो बड़ी बड़ी सेनाओं को डिफीट करके आ रहा है, उसको हराना इतना आसान नहीं होगा। कोई एक राजा सॉरी या कोई फ्रंटियर्स के छोटे छोटे किंगडम्स अगर मिल भी जाए तो अलेक्जेंडर को शायद हरा नहीं पाएंगे। इसीलिए आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र जाते। उस जमाने में उत्तरी भारत के अंदर एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था जिसको नंद साम्राज्य कहते थे, नंद एम्पायर कहते थे। महापद्मानंद जिन्होंने इस एम्पायर का फाउंडेशन किया था अब जीवित नहीं थे, लेकिन महापद्मानंद का सक्सेसर धनानंद अभी पाटलिपुत्र से इस एम्पायर को रूल कर रहा था। धनानंद was a master of a massive army. According to the Greek historian Curtius, एक कर्टियस नाम का ग्रीक हिस्टोरियन अलेक्जेंडर को अकंपनी किया हुआ था। उसने लिखा हुआ है अपने रिकॉर्ड्स में कि भारत का जो बड़ा साम्राज्य है नंद साम्राज्य, इसके पास में 3 लाख की इन्फेंट्री है, 50,000 की कैवलरी यानी कि घुड़सवार सेना, 6,000 रथ और 3,000 हाथी है। और ये मैसिव आर्मी होती थी। अलेक्जेंडर की आर्मी 40-50 हजार की थी, उससे ज्यादा अलेक्जेंडर की आर्मी नहीं थी। तो अलेक्जेंडर के लिए वाकई में बहुत मुश्किल होने वाला था अगर नंद वंश उसको चैलेंज कर दे। और इसीलिए आचार्य चाणक्य पाटलिपुत्र जाते हैं ताकि नंद एम्पायर के रूलर धनानंद को कन्विंस कर सके अलेक्जेंडर को रोकने के लिए। वो धनानंद के दरबार में जाते हैं, उससे रिक्वेस्ट भी करते हैं कि वो अलेक्जेंडर को रोके, लेकिन उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर धनानंद कोई इंटरेस्ट शो नहीं करता। इनफैक्ट धनानंद ये बोलता है कि आई विल टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और इसी बात से आचार्य चाणक्य बड़े नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं धनानंद यू आर ओवर कॉन्फिडेंट, आप कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट हो, साथ ही आप घमंडी भी हो, ऐसे लोगों का विनाश तय होता है। इस तरह की बातें सुन के धनानंद को भी बड़ा गुस्सा आता है एंड ही ट्राइड टू किल आचार्य चाणक्य और ही ट्राइड टू गिव डेथ सेंटेंस टू आचार्य चाणक्य। लेकिन धनानंद के एक मिनिस्टर होते जिनका नाम होता है अमात्य राक्षस। उन्हीं अमात्य राक्षस के नाम पर इस लिटरेचर का नाम रखा है मुद्रा राक्षस। आगे अमात्य राक्षस का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी आपको समझ में आएगा। अमात्य राक्षस उस समय धनानंद को रोकते हैं कि आप आचार्य चाणक्य की हत्या मत करो, इन्हें कोई और पनिशमेंट दे दो।
और धनानंद उनको पनिशमेंट देता है कि इनको धक्के मार मार के दरबार से बाहर निकाल दिया जाए, यही इनकी पनिशमेंट होगी। फॉर अ स्कॉलर, फॉर अ टीचर लाइक आचार्य विष्णुगुप्त, किसी के दरबार से धक्के मार मार कर खदेड़ा जाना अपने आप में एक बहुत बड़ा इंसल्ट था। उसी दिन आचार्य चाणक्य ये तय करते हैं कि उनके जीवन का लक्ष्य है धनानंद को खत्म करना, और ना सिर्फ खत्म करना बल्कि अपरूट करना। अपरूट करना और खत्म करना में ये फर्क होता है। खत्म करने में आप एक इंडिविजुअल को खत्म करते हो, अपरूट करने में आप उसको जड़ से मिटा देते हो, यानी कि उसके वंश को ही खत्म कर देते हो। कि अब उसकी ब्लड लाइन का कोई भी इंडिविजुअल आगे आएगा नहीं, बचेगा नहीं। तो आचार्य चाणक्य ये प्रतिज्ञा करते हैं कि जो इंसल्ट इसने मेरी करी है और जिस तरह का ये रूलर है, अब इसके लिए एक ही चीज है कि इसको अपरूट किया जाए। सिर्फ इसलिए नहीं कि आचार्य चाणक्य का उसने अपमान किया था भरे दरबार के अंदर, पर आचार्य चाणक्य को इस बात का रियलाइजेशन हुआ उस दिन कि जो रूलर भरे दरबार के अंदर एक बहुत ही रिनाउंड स्कॉलर के साथ में इतनी बदतमीजी से पेश आ सकता है, इतनी बदतमीजी से बात कर सकता है, उनका अपमान कर सकता है, और वो तो मृत्युदंड ही देने जा रहा था। वो तो उसके अमात्य ने उसको रोक लिया, ये कह के कि महाराज आपको ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा, वरना वो तो मृत्युदंड दे चुका था आचार्य चाणक्य को। तो आचार्य चाणक्य ने सोचा कि मेरे जैसे सीनियर स्कॉलर टीचर के साथ भरे दरबार के अंदर ये इस तरह की बदतमीजी कर सकता है, तो ये इंसान अपनी ऑर्डिनरी या अपने कॉमन लोगों के साथ में क्या करता होगा, अपनी प्रजा के साथ क्या करता होगा। और ये बात किसी से छुपी नहीं थी कि धनानंद एक बहुत ही अत्याचारी शासक था, क्रूर था, अनजस्ट था, अन्यायी था। उस सब के बाद भी आचार्य चाणक्य उसके पास मदद मांगने गए थे, क्योंकि उस समय आचार्य चाणक्य के लिए ये इंपॉर्टेंट था कि वो भारत को बचाए अलक्षेंद्र के हमले से, और ऐसा करने में सिर्फ धनानंद की आर्मी ही सक्षम थी, केपेबल थी। इसीलिए वो गए थे, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कि भारत के लिए अलेक्जेंडर से ज्यादा बड़ा खतरा तो धनानंद जैसे रूलर्स है, जिनकी लीडरशिप में, जिनके रूल में लोग परेशान है, दुखी है, शोषित है, चारों ओर भ्रष्टाचार है, अन्याय का शासन है। आचार्य चाणक्य ने तय किया कि भारत की प्रजा को इस अन्याय से छुटकारा दिलाना मेरा फर्ज है, और मैं इसके लिए चाहे जो हो सके वो करूंगा। और उसके बाद आचार्य चाणक्य आगे बढ़ते हैं और आगे जाके अपनी योजना तय करते हैं। एक ऐसा रूलर जिसके पास 3 लाख की इन्फेंट्री, 50,000 की कैवलरी, 3,000 हाथी और 6,000 रथ थे, तक्षशिला का एक ब्राह्मण गुरु क्या कर लेता उसका, क्या कर लेते आचार्य चाणक्य अकेले दम पे। तब आचार्य चाणक्य ने तय किया कि मैं अकेला तो कुछ कर ही नहीं सकता, ना ही मैं युद्ध कौशल में पारंगत हूं, और अगर होता भी तो मैं अकेला तो सबको हरा नहीं सकता था। आचार्य चाणक्य तय करते हैं कि वो अपने लिए एक ऐसा प्यादा ढूंढेंगे, एक ऐसा क्षत्रिय राजकुमार ढूंढेंगे जिसको वो ट्रेन करेंगे धनानंद से युद्ध करने के लिए, और उसी क्षत्रिय राजकुमार के दम पर वो एक बड़ी सेना का गठन करेंगे, एक बड़ी सेना का निर्माण करेंगे, और जब उस बड़ी आर्मी का क्रिएशन होगा तब वो हमला करेंगे धनानंद के ऊपर और उसको हरा देंगे। लेकिन ये भी आसान नहीं था, ये इतना आसान नहीं था कि एक राजकुमार मिल जाए, एक सेना का गठन भी हो जाता, तो भी वो सेना इतनी शक्तिशाली नहीं होने वाली थी कि वो धनानंद को हरा दे। इसीलिए आचार्य चाणक्य का मास्टर प्लान ये था कि अलक्षेंद्र जो अब भारत पे हमला करेगा उसकी मदद ली जाएगी, और उसकी मदद, क्योंकि वो तो उसी उद्देश्य से आ रहा है, उसका तो ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वो धनानंद का समूल नाश करे, या वो धनानंद के साम्राज्य का नाश करे। तो अब अलक्षेंद्र का उद्देश्य और आचार्य चाणक्य का उद्देश्य एक था। आचार्य चाणक्य अब अलक्षेंद्र की मदद से ये कार्य करना चाहते थे, लेकिन अफसोस हम सभी जानते हैं कि अलक्षेंद्र यानी कि अलेक्जेंडर की आर्मी में म्यूटिनी हो गई जब झेलम नदी के किनारे एक छोटे से राज्य जिसके राजा पोरस थे, उस पौरव राज्य के राजा पोरस ने अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर की आर्मी को झेलम नदी के किनारे हुई एक लड़ाई में इतनी कड़ी टक्कर दी कि अलेक्जेंडर की आर्मी ऑलमोस्ट हारते हारते बची, और अलेक्जेंडर के सोल्जर्स अपनी ही क्षमता के ऊपर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर खड़े हो गए व्यास नदी के किनारे। हालांकि झेलम से आगे वो बढ़े, झेलम से आगे बढ़ के आज के भारत के पठानकोट तक भी पहुंचे, लेकिन वहां पे जब आखिरी कैंप लगा था और वहीं से बिल्कुल धनानंद की सरहदें शुरू होती थी, ये तय था कि यहां से अगर आगे बढ़ना है तो धनानंद की सेना से मुकाबला होके ही रहेगा। तभी उसके सैनिकों ने एक सवाल खड़ा किया अलक्षेंद्र के सामने कि एक बात बताइए अलेक्जेंडर, जब पोरस की 30-40 हजार की आर्मी ने हमको इतनी कड़ी टक्कर दी कि हम लगभग हारते हारते बचे, तो आप सोचो कि ये इतनी मैसिव इंडियन आर्मी हमारा क्या हाल करेगी। इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ेंगे, और अलेक्जेंडर की आर्मी ने म्यूटिनी कर दी, विद्रोह कर दिया, और वहां से आगे आज के भारत की तरफ अलक्षेंद्र नहीं बढ़ा। आचार्य चाणक्य का जो प्लान ए था वो बुरी तरह से फेल हो चुका था। अलक्षेंद्र के साथ मिलकर धनानंद को पराजित करने का प्लान पूरी तरह से फेल हो गया था। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये बात बहुत ही ऑथेंटिसिटी के साथ में प्रूव होती है, क्योंकि यहाँ पे एक ग्रीक हिस्टोरियन के अकाउंट्स में एक बात लिखी हुई है कि जब अलेक्जेंडर भारत में आया था तो भारत में उसको एक यंग लड़का मिला था, एक यंग लड़का था जिसकी उम्र 16 साल थी, 15-16 साल के आसपास रही होगी। उस यंग लड़के का नाम बताया था सेंड्रोकॉटस। मैं स्पेलिंग लिख के बताता हूँ, उस लड़के का नाम क्या बताया था, सेंड्रोकॉटस। सेंड्रोकॉटस नाम का वो लड़का अलक्षेंद्र के कैंप में आता है, और उसके साथ में 5,000 सैनिक भी होते हैं, और वो अपनी मदद ऑफर करता है अलेक्जेंडर को कि आप जब भारत में आगे बढ़ोगे धनानंद से मुकाबला करने के लिए तो मैं आपका साथ दूंगा, आपको सही रास्ता दिखाऊंगा। कहते हैं कि और ये जो सेंड्रोकॉटस है, आज के मॉडर्न स्कॉलर्स ने इसको कंपेयर किया है कि ये और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त ही था, ये और कोई नहीं बल्कि चंद्रगुप्त ही था, जिसका ग्रीक प्रोनाउंसिएशन सेंड्रोकॉटस हो गया। जैसे सिंधु इंडस बन गई, उसी तरह चंद्रगुप्त सेंड्रोकॉटस भी बन गया। ग्रीक्स अपने तरह से प्रोनाउंसिएशन करते थे भारतीय लोगों का या कोई भी विदेशियों का। तो अब यहां से एक कंक्लूजन निकल के आता है कि जब आचार्य चाणक्य वापस आ रहे थे अपमानित होके और धनानंद से बदला लेने की प्रतिज्ञा करके, तो आचार्य चाणक्य रास्ते में एक गांव में रुके थे।
उसी गांव में उन्होंने कुछ बच्चों को आपस में खेल खेलते हुए देखा था, जो राजकीलम नाम का एक खेल था, आजकल कोई नहीं खेलता उसको, पहले के जमाने में लोग खेलते थे। कैसा होता है, क्या नियम होते हैं वो भी नहीं पता। लेकिन उस राजकीलम नाम के खेल के दौरान ये समझ में आ रहा था कि आचार्य चाणक्य एक लड़के को देख रहे थे जो अपनी लीडरशिप क्वालिटी शो कर रहा था और पूरे खेल में डोमिनेट कर रहा था। वो समझ गए कि जिस तरह का प्यादा उनको चाहिए धनानंद के खिलाफ खड़ा करने के लिए, उसके अंदर जो गुण होने चाहिए वो सारे गुण इस लड़के के अंदर दिखाई दे रहे हैं। वो उस लड़के को अपने साथ लेके आ जाते हैं, मतलब उसके पेरेंट्स से परमिशन लेके। लिखा तो ये भी है मुद्रा राक्षस में कि उन्होंने उसके पेरेंट्स को 3000 पर्ण दिए थे, जो उस जमाने की करेंसी होती थी। क्या दिए थे? 3000 पर्ण दिए थे। और 3000 पर्ण देके उस लड़के को उसके पेरेंट्स की परमिशन से लेके आए थे तक्षशिला, जहां पे उस समय उस लड़के की उम्र लगभग 12 साल रही थी। आने वाले 3-4 साल में उन्होंने उस लड़के को पॉलिटिकल ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग, डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग, जो भी एक राजकुमार को दी जाने जरूरी होती थी, वो सारी ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करी और 15-16 साल की उम्र तक आते आते उसको एक अच्छा खासा योद्धा और एक अच्छा खासा लीडर बना दिया। ये समझ में नहीं आता है कि इन्होंने 5000 सैनिक कैसे इकट्ठा किए थे। कुछ हिस्टोरियंस ये बोलते हैं कि तक्षशिला का एक राजा था अम्भी, उसने आचार्य चाणक्य को 5000 सैनिक दान दिए थे या डोनेट किए थे ताकि वो अपनी योजना को आगे बढ़ा सके। तो ये सेंट्रो कॉर्टस मिलता है वहां पे और अलेक्जेंडर इसकी मदद एक्सेप्ट भी कर लेता है, लेकिन अगेन अलेक्जेंडर की आर्मी म्यूटिनी करके वापस चली जाती है। तो जो इनका प्लान ए था कि अपना एक प्यादा देंगे अलेक्जेंडर को छोटी मोटी सेना के साथ में वो इनको धना सॉरी वो इनको धनानंद के अगेंस्ट लड़ने में मदद करेगा, लोगों से बात करने में इंटरप्रिटेशन करेगा, सही रास्ता दिखाएगा, आसान रास्ता दिखाएगा, नदियां पार करने में मदद करेगा और अलेक्जेंडर की आर्मी देन वुड हैव डिफीटेड धनानंद, होपिंग फॉर द बेस्ट। बट वो हुआ नहीं। अब अलेक्जेंडर चला गया, अब प्यादा रह गया 5000 सैनिकों के साथ में। इससे कुछ भी नहीं होना था। धनानंद को एक हवा का झोंका भी नहीं लग रहा था चंद्रगुप्त से और उसके 5000 सैनिकों से। आचार्य चाणक्य की हिम्मत नहीं हारने वाले थे क्योंकि उन्होंने तो शपथ ले ली थी और इसीलिए उन्होंने दूसरी चाल चली। आज का जो पाकिस्तान आपको दिखाई देता है, आप जानते हो कि 1947 से पहले पाकिस्तान कुछ था नहीं और लगभग 1200-1500 एडी के बीच के पहले के दौर में वहां पे इस्लाम भी नहीं था। हालांकि सिंध के इलाके में 700-800 एडी में इस्लाम आ गया था, लेकिन उससे पहले के दौर में, जिसको हम प्री इस्लामिक एरा कहते हैं, दैट एंटायर टेरिटरी वाज आइदर बुद्धिस्ट और हिंदू। और आचार्य चाणक्य के जमाने में लार्जली उस टेरिटरी के अंदर जो पॉपुलेशन रहती थी वो सब जिसको आज हम बोलते हैं हिंदू, सनातनी, वैदिक धर्म, उसी को फॉलो करने वाले लोग होते थे। तो बहुत सारे वहां पे कई किंगडम्स हुआ करते थे, नॉर्थ वेस्टर्न पाकिस्तान से लेके या नॉर्दर्न पाकिस्तान से लेके सदर्न पाकिस्तान में। आचार्य चाणक्य अपने प्लान बी के तहत इन सारे रूलर्स के पास जाते हैं और इन सारे रूलर्स के पास में जाके उनसे कांटेक्ट करके ये कहते हैं कि आप हमारी मदद कीजिए धनानंद को हराने में। ऑब्वियसली सारे रूलर्स को कोई इंटरेस्ट नहीं था धनानंद से लड़ने में, गिवन द कंडीशन कि धनानंद ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग था। लेकिन आचार्य चाणक्य जानते थे कि देयर इज नो पेट्रियोटिज्म अमंग दीज रूलर्स। इनके अंदर वो पेट्रियोटिज्म नहीं है, ना ही इनके अंदर वो भाव है कि प्रजा की भलाई करनी है और प्रजा को अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए धनानंद से लड़ाई करनी है। और ना ही उन रूलर्स को इस बात से कोई फर्क पड़ता था कि आचार्य चाणक्य का दरबार में अपमान हुआ था। लेकिन आचार्य चाणक्य को तीनों बातों से फर्क पड़ता था। पेट्रियोटिक भी वो थे, अपने अपमान का भी उनको बदला लेना था और प्रजा को भी ऐसे अत्याचारी शासक से मुक्त कराना था। तो उन्होंने इन सारे किंगडम्स को एक लालच दिया। उन्होंने कहा कि अगर आप चंद्रगुप्त की मदद करोगे, सहायता करोगे धनानंद को हराने में, तो जब धनानंद हार जाएगा तो धनानंद का इतना बड़ा एम्पायर हम आपके साथ में शेयर करेंगे। आज अगर आप 1000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में रूल कर रहे हो, तो धनानंद को हराने के बाद में आप 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में रूल कर रहे होंगे। और जब ये लालच मिला बहुत सारे किंगडम्स को, तो फिर वो मोटिवेट हुए ज्वाइन करने के लिए। फिर वो क्या हुए? मोटिवेट हुए ज्वाइन करने के लिए। और देखते ही देखते आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त की सहायता के लिए कई राजाओं को मना लिया लालच देके। देखते ही देखते इनके पास में लगभग 75,000 से 1 लाख की फौज बन गई। हालांकि अभी भी एक बड़ी फौज इनके पास थी, पर काफी नहीं थी धनानंद को हराने के लिए। और आचार्य चाणक्य भी, जिसको अंग्रेजी में एक कहावत होती है कि कीपिंग नो स्टोन अनटर्न्ड, कोई प्रयास बाकी नहीं रखना चाहते थे कि धनानंद की हार तय ही होनी चाहिए। इसीलिए वो ये तय करते हैं कि इतनी बड़ी ताकत को हराने के लिए सिर्फ बाहर से किया गया हमला काफी नहीं होगा। इतनी बड़ी ताकत को हराने के लिए हमें उनको अंदर से भी कमजोर करना पड़ेगा, उनको अंदर से भी वीक करना पड़ेगा। तब अंदर से भी जब विद्रोह होगा और बाहर से हमला होगा, तब बात बन पाएगी। बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स थे धनानंद की आर्मी में जो उसके रूल से खुश नहीं थे। कई ऐसे ऑफिसर्स थे जो बहुत ईमानदार थे, जो वर्चुअस थे, जो धनानंद को पसंद नहीं करते थे। मजबूरी में उसके अंडर में उनको काम करना पड़ रहा था। एक ऑफिसर शक्टार तो ऐसा भी था जिसकी एक यंग लड़की को फोर्सफुली धनानंद ने मैरिज भी किया था। और ऑब्वियसली शक्टार बहुत गुस्से में होगा और इसीलिए आचार्य चाणक्य शक्टार से मिलते हैं और शक्टार से मिलके उसको कन्विंस करते हैं कि शक्टार, जो तुम्हारे साथ हुआ, अगर तुम चाहते हो कि किसी और के साथ नहीं हो तो मेरी मदद करो। रिलक्टेंटली ही सही, लेकिन शक्टार मान जाता है। और उसके बाद ये तय हो जाता है कि पहले एक बड़ा विद्रोह होगा जो धनानंद के कई अधिकारी मिलकर उसके अगेंस्ट करेंगे। और जब धनानंद उस विद्रोह से लड़ने में एंगेज्ड होगा पूरी तरह से, तब एक मैसिव हमला उसके ऊपर किया जाएगा और ग्रेजुअली उसकी टेरिटरी जीतते जीतते आगे बढ़ेंगे। एक बार में पाटलिपुत्र पे हमला नहीं करेंगे, पहले पेरिफेरल इलाकों पे हमला करके उनको जीतेंगे और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहेंगे। तो एक बहुत बढ़िया प्लानिंग के तहत इन्होंने अंदर से विद्रोह करा के और स्टेप बाय स्टेप बाहर से छोटी छोटी टेरिटरीज कॉन्कर करते करते पाटलिपुत्र तक का रास्ता तय किया और धनानंद को मारा। ना सिर्फ धनानंद को मारा, बल्कि धनानंद के वंश को भी समाप्त किया। और इस तरह से आचार्य चाणक्य ने अपनी शपथ पूरी करी, जो उन्होंने कहा था कि इसका समूल नाश जब तक नहीं कर देता तब तक अपनी शिखा को कभी भी बांधूंगा नहीं। खुली लटकी रहेगी लंबी सी शिखा, जो कि उस जमाने के ब्राह्मण रखते थे।
अपनी शपथ को पूरा किया, धनानंद का समूल नाश किया और इसके साथ मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो ये मुद्रा राक्षस की कहानी है जो मैंने आपको पूरी नहीं बताई अभी। अभी आधी आधी तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ 75% कहानी हुई है। लेकिन इसमें राक्षस का क्या इंपॉर्टेंस है वो बताते हुए मैं इस कहानी को कंक्लूड करता हूँ। जब इन्होंने धनानंद का समूल नाश किया था, तब अमात्य राक्षस, अच्छा आपको याद होगा जब ये धनानंद के दरबार में गए थे आचार्य चाणक्य, तब अमात्य राक्षस ने इनको मृत्यु दंड मिलने से बचाया था। अमात्य राक्षस एक इंटेलिजेंट मिनिस्टर था और साथ ही साथ एक अच्छा इंसान भी था। बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि एक खराब रूलर के अंडर में वो रूल कर रहा था, इसलिए उसकी अच्छाइयों की कोई वैल्यू नहीं थी। लेकिन चाहे जो कुछ भी हो, वो धनानंद के प्रति बहुत ही निष्ठावान था, धनानंद के प्रति बहुत ही लॉयल था। और इसीलिए जब धनानंद की हत्या हुई, तब किसी तरह अमात्य राक्षस वहां से बच के निकलने में कामयाब हो गया। पर उसने भी एक प्रतिज्ञा करी कि जिस तरह आचार्य चाणक्य ने मेरे स्वामी धनानंद की हत्या करी है, उसी तरह से मैं आचार्य चाणक्य के बनाए हुए इस नए सम्राट चंद्रगुप्त की हत्या करूंगा। अब मीनवाइल आचार्य चाणक्य के सामने फिर दो चुनौतियां आके खड़ी हो गई। पहली चुनौती अमात्य राक्षस की, जो कफन बांध के बैठा हुआ था सर के ऊपर कि मैं भी चंद्रगुप्त की हत्या करूंगा और कई षड्यंत्र रच रहा था चंद्रगुप्त को मरवाने के। दूसरी चुनौती आचार्य चाणक्य के सामने ये आके खड़ी हो गई थी कि वो सारे राजा जिनको आचार्य चाणक्य ने प्रॉमिस करके अपने साथ जोड़ा था कि जब हम जीत जाएंगे तो जीते हुए इलाके को आपस में बांट लेंगे, अब वो सारे राजा भी अपने अपने इलाके लेने के लिए, अपने अपने क्षेत्र लेने के लिए आगे आ चुके थे। आचार्य चाणक्य बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि इन राजाओं के साथ में इलाका शेयर किया जाए। आचार्य चाणक्य ने इन राजाओं को सिर्फ उपयोग किया था। चंद्रगुप्त ने बोला कि लेकिन आचार्य ये तो धोखा होगा, हमने उनके साथ में ट्रीटी करी थी, संधि करी थी हमने उनके साथ में कि हम जीतने के बाद में उनको भी अपने साम्राज्य के कुछ क्षेत्र शेयर करेंगे, साझा करेंगे। आचार्य चाणक्य ने कहा कि नहीं, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो इससे प्रजा के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ पाएगा, प्रजा का फायदा नहीं हो पाएगा। कल तक वो धनानंद जैसे अत्याचारी शासक के नियंत्रण में रह रहे थे, अब नाम बदल जाएगा, लेकिन इन शासकों में और धनानंद में कोई फर्क नहीं है। ये सब कुछ जो मैंने किया है, ये इसलिए किया है ताकि तुम पूरे क्षेत्र के ऊपर शासन कर सको, पूरे क्षेत्र के सम्राट बन सको। और ऐसा इसीलिए क्योंकि मैंने तुम्हें ट्रेन किया है प्रजा की भलाई के लिए, ना कि अपनी भलाई के लिए शासन करने के लिए। ये राजा मेरे ट्रेंड नहीं है, ये शासन करेंगे तो वैसे ही करेंगे जैसे धनानंद करता था। इसीलिए प्रजा के हित में मैं वादा तोड़ने के लिए तैयार हूं इन राजाओं से किया हुआ, लेकिन प्रजा को इन भूखे भेड़ियों के हवाले नहीं करूंगा। और फिर इस चुनौती से आचार्य चाणक्य ने अपने आप को ऐसे बचाया कि इन्होंने धीरे धीरे हर वो राजा जो टेरिटरी क्लेम कर रहा था उसका असैसिनेशन करवाना शुरू किया, क्योंकि अब आचार्य चाणक्य बहुत पावरफुल पोजीशन में आ गए थे। नंदवंश को पराजित करने के बाद में नंदवंश की जो सेना थी अब चंद्रगुप्त की हो चुकी थी, और चंद्रगुप्त के पास अब सबसे ज्यादा शक्ति आ गई थी। उसी का प्रयोग करके, हालांकि इन्होंने सीधे युद्ध नहीं किया किसी भी क्लेमेंट किंग से, लेकिन इन्होंने धोखे से कई राजाओं को मरवा दिया। और इस तरह से आचार्य चाणक्य ने अपना वादा नहीं निभाया, अपना वादा तोड़ा आचार्य चाणक्य ने। लेकिन क्यों? ताकि प्रजा के ऊपर अत्याचार ना हो। उनके लिए प्रायोरिटी यही थी, और ये प्रायोरिटी उनके लिए क्यों थी मैं आगे बताऊंगा भी आपको। और इस तरह से एक चुनौती से तो उन्होंने पार पा लिया, दूसरी चुनौती से भी उन्होंने जल्दी ही पार पा लिया, जब अमात्य राक्षस को उनके सैनिक ढूंढकर पकड़ने में कामयाब हो गए। अमात्य राक्षस छुपे हुए थे और लगातार कोशिश कर रहे थे चंद्रगुप्त के ऊपर वार करने के लिए, अपने सैनिक भेज के, अपने जासूस भेज के, अपने जिसको अपन बोलते हैं असैसिन्स भेज के, हत्यारे भेज के, इवन विष कन्याएं तक भेजी कि विष कन्याओं की सुंदरता के जाल में उलझा के चंद्रगुप्त को जहर से मारा जाए। लेकिन हर दाव से आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त को बचा लिया, पर वो जानते थे कि जल्दी से जल्दी अमात्य राक्षस को पकड़ना जरूरी है, वरना हो सकता है कि वो कोई ऐसी चाल चल दे जो हम पढ़ नहीं पाए। और फॉर्चुनेटली उन्होंने अमात्य राक्षस को पकड़ भी लिया। होना तो ये चाहिए था कि अमात्य राक्षस को पकड़ के वो अमात्य राक्षस को एग्जीक्यूट कर देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि एक बात तो ये थी कि एक ऐसा वक्त था जब इन्हीं अमात्य राक्षस ने चंद्रगुप्त चाणक्य की भरे दरबार में जान बचाई थी, जब धनानंद इनको डेथ सेंटेंस दे ही चुका था। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि आचार्य चाणक्य को अमात्य राक्षस की आवश्यकता थी, उसकी जरूरत थी। क्यों? व्हाट वाज द नीड? नीड ये थी कि जब अमात्य राक्षस इनको मिले तो आचार्य चाणक्य ने कहा कि आप बहुत ज्ञानी हो, आप बहुत बुद्धिमान भी हो, और मैं चाहता हूं कि आप चंद्रगुप्त के अमात्य बन जाओ। जिस तरह आप धनानंद के अमात्य थे, उसी तरह चंद्रगुप्त के अमात्य बन के उसके लिए कार्य करो। इसको लेके अमात्य राक्षस ने पहली बार में ही मना कर दिया। उन्होंने बोला नहीं, आप लोगों ने मिलकर मेरे स्वामी की हत्या करी है, मैं आप लोगों के लिए कभी भी काम नहीं कर सकता, और मैं चंद्रगुप्त की हत्या करने के लिए ही काम करूंगा। तब भी आचार्य चाणक्य ने उनको समझाया। आचार्य चाणक्य बहुत बुद्धिमान थे और बहुत लॉजिकल, बहुत रीजनेबल बात करते थे, उनकी बातों को काटना बहुत मुश्किल होता था। उन्होंने अमात्य राक्षस से सिर्फ एक सवाल पूछा कि अमात्य राक्षस तुम बहुत बुद्धिमान हो, और इसीलिए मुझे एक बात बताओ कि एक मंत्री, एक अमात्य की निष्ठा किसके प्रति होनी चाहिए, उसकी लॉयल्टी किसके प्रति होनी चाहिए? क्या एक मंत्री की, एक मिनिस्टर की निष्ठा सम्राट के प्रति होनी चाहिए या फिर राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए? अमात्य ने जवाब दिया कि तर्क तो यह कहता है कि एक अमात्य की निष्ठा राष्ट्र के प्रति होनी चाहिए। तो आचार्य चाणक्य ने उसको कहा कि अगर ऐसा है अमात्य, तो इस बात को मानो कि धनानंद को मार के मैंने राष्ट्र को फायदा पहुंचाया है। राष्ट्र किससे बनता है? उसमें रहने वाले लोगों से बनता है। ये आप भी जानते हो अमात्य कि धनानंद किस तरह का शासक था। धनानंद के शासन में लोगों के ऊपर क्या होता था। मैंने लोगों को छुटकारा दिलाया है, राष्ट्र का हित किया है धनानंद की हत्या करके। चंद्रगुप्त को मैंने राष्ट्र के हित में शासन करने के लिए ट्रेन किया है, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम, जिसने हमेशा राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखी है, वो चंद्रगुप्त के लिए काम करे।
जिस दिन चंद्रगुप्त ऐसा शासक बन गया कि वो राष्ट्रहित से उल्टा जाके काम करने लग गया, तो हम दोनों मिलके उसको मारेंगे। लेकिन आज नहीं, क्योंकि आज वो राष्ट्र के हित में काम कर रहा है। तुम्हारा भी यही उद्देश्य है, मेरा भी यही उद्देश्य है, इसलिए स्वीकार करो कि तुम उसके अमात्य बनोगे। प्रजा के हित में स्वीकार करो। अब बात ऐसी थी, अमात्य राक्षस डिनाई नहीं कर पाया, लेकिन अमात्य राक्षस ने एक सवाल पूछा। उन्होंने बोला कि मैं ही क्यों, ये काम आप भी तो कर सकते थे, आप भी बुद्धिमान हो, आप भी ज्ञानी हो, आपको भी बहुत अनुभव है, आप भी तो प्रधान अमात्य बन सकते थे, मैं ही क्यों। तब आचार्य चाणक्य ने कहा कि वो इसीलिए क्योंकि मुझे कोई और काम करना है, मुझे कोई और कार्य करना है। अमात्य ने पूछा कि आपको कौन सा कार्य करना है। तब आचार्य चाणक्य ने कहा कि मुझे एक ग्रंथ की रचना करनी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। आचार्य चाणक्य ने अमात्य को समझाया कि अमात्य, अगर मैं चंद्रगुप्त का प्रधान अमात्य बन भी गया, उसका प्राइम मिनिस्टर बन भी गया, तो मेरी बुद्धिमानी, मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव किसके काम आएगा? चंद्रगुप्त के काम आएगा, सिर्फ चंद्रगुप्त के काम आएगा। जब चंद्रगुप्त नहीं रहेगा और मैं भी नहीं रहूंगा, तो मेरा ज्ञान, मेरा अनुभव, मेरा कौशल, ये सब भी खत्म हो जाएगा। आचार्य चाणक्य ने कहा, लेकिन अमात्य, अगर मैं एक ग्रंथ की रचना कर दूं, एक किताब लिख दूं, जिसमें मैं ये लिख दूं, ये बता दूं कि किस तरह से एक शासक को शासन करना चाहिए, ताकि प्रजा का हित हो सके, प्रजा की भलाई हो सके, तो मेरा ये ग्रंथ आने वाली कई पीढ़ियों के शासकों को रहेगा। और इसीलिए मैं चंद्रगुप्त का प्रधान अमात्य नहीं बनना चाहता, बल्कि इस ग्रंथ की रचना करना चाहता हूं। इस ग्रंथ की रचना करना कोई मजाक नहीं है। इस ग्रंथ की रचना के लिए मुझे कई वर्षों की शोध लगेगी, कई सालों तक रिसर्च करनी पड़ेगी। और कई सालों की रिसर्च मैं तब कर पाऊंगा जब मैं फोकस्ड होकर रिसर्च का काम करूं। अगर मैं चंद्रगुप्त का प्रधान अमात्य बन गया, तो मैं ये रिसर्च नहीं कर पाऊंगा, ये ग्रंथ रचित नहीं हो पाएगा जो आने वाली कई जनरेशंस को ये बता सके कि उन्हें शासन कैसे करना चाहिए। अमात्य राक्षस ने उनको प्रणाम किया कि आपकी महान सोच, इस देश के लिए, इस देश की प्रजा के लिए आप इतना सोच रहे हो कि आपके जीवन काल में तो आपने इंश्योर कर ही दिया कि प्रजा सुखी रहे। उसके साथ साथ आप एक ऐसा कदम उठाना चाह रहे हो कि आने वाली कई जनरेशंस तक भारत की प्रजा को सुखी रखने वाले राजा राज करें, या राजाओं को ये ज्ञान हो कि प्रजा को सुखी कैसे रखना है। तो अमात्य राक्षस ने बोला कि भाई मैं मान गया, आपकी भावना को भी समझ गया, पर अब मैं आपके साथ हूं। मैं चंद्रगुप्त के लिए अमात्य का काम करूंगा, आप अपनी शोध करिए, अपनी रिसर्च करिए। तो इस तरह से मुद्रा राक्षस का एंड होता है। और क्योंकि इस स्टोरी के एंड में अमात्य राक्षस को पकड़कर उसको बनाया जाता है प्रधान अमात्य, इसीलिए शायद लिखने वाले स्कॉलर ने इनको मुद्रा राक्षस टाइटल रखा। और यहीं से एक दूसरे लिटरेचर के बारे में हमको इन्फॉर्मेशन मिलती है, जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, जिस लिटरेचर से हमें मौर्यन पीरियड की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, और वो लिटरेचर अपने आप में नॉलेज का एक समुंदर है। जब हम अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो अर्थशास्त्र को नाम सुन के कई लोगों को ये लगता है कि शायद अर्थशास्त्र एक किताब है। नहीं, अर्थशास्त्र एक किताब नहीं है, अर्थशास्त्र कई किताबों का कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन वर्ड सही नहीं होगा यहाँ पे कई किताबों का एक साथ संकलन है। बहुत सारी किताबें मिलकर ओवरऑल एक बड़े लिटरेचर को नाम देती है अर्थशास्त्र। अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग टॉपिक्स के बारे में इस किताब के अंदर लिखा गया है। तो अगला जो अपना एस्पेक्ट है, उसमें अपन अर्थशास्त्र की बात करेंगे, और अर्थशास्त्र के अंदर आचार्य चाणक्य ने क्या क्या लिखा था, वो सारे मेजर एस्पेक्ट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा, और फिर उससे आगे हम बढ़ेंगे। भारती शर्मा बोली कि सर बुक्स में तो चंद्रगुप्त के प्राइम मिनिस्टर चाणक्य को ही बताया। हाँ देखो क्या है कि जो चंद्रगुप्त का दौर है, चंद्रगुप्त के दौर में आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त के एडवाइजर के तौर पर रहे थे, और चंद्रगुप्त को वो एडवाइस करते रहते थे। लेकिन एक्टिवली उन्होंने चंद्रगुप्त के प्राइम मिनिस्टर का रोल तब तक प्ले किया था जब तक अमात्य राक्षस नहीं आ गए थे, और उसके बाद वो चंद्रगुप्त के सिर्फ एक एडवाइजर रह गए थे। बट क्योंकि पॉपुलर कल्चर में अमात्य राक्षस का नाम नहीं है, आचार्य चाणक्य का नाम है, इसीलिए किताबों के अंदर भी आचार्य चाणक्य को ऑथेंटिक मान के उन्हीं का नाम चलता है। अब अर्थशास्त्र के बारे में मैं आपको बताता हूं कि अर्थशास्त्र क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट लिटरेचर है, कई बार एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए, तो बहुत डिटेल में तो नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा संक्षेप में एक स्लाइड के अंदर जितना मैं बता सकूं आपको उतना जरूर बताऊंगा अर्थशास्त्र के बारे में। जब मैंने अपनी लाइफ में पहली बार अर्थशास्त्र पढ़ा था, तो अर्थशास्त्र पढ़ने के बाद में जब उसके नोट्स मैंने बनाए थे, तो उसके नोट्स 13 पन्नों के बने थे, 13 पेज के उसके नोट्स बने थे। जब मिलिट्री साइंस की मैं स्टडीज कर रहा था, इतना बड़ा चैप्टर कोई और बना ही नहीं था पूरे मिलिट्री साइंस में, इतने बड़े नोट्स किसी और चैप्टर के नहीं बने थे जितने की अर्थशास्त्र के बने थे। तो यूं तो अर्थशास्त्र में बहुत और बहुत सारा कुछ है, लेकिन एक स्लाइड में मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें अर्थशास्त्र की बताता हूं। यहां पे लिख देते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र को जब मैं समराइज करके बताता हूं, तो प्राइमरीली 3 एस्पेक्ट्स के ऊपर बताता हूं, या 4 एस्पेक्ट्स के ऊपर बताता हूं। आपको 4 एस्पेक्ट्स बताऊंगा। एनडी वालों को मैंने 3 एस्पेक्ट्स बताए थे, लेकिन आप सीडीएस वाले हो, बड़े बुजुर्ग हो, इसलिए मैं आपको 4 एस्पेक्ट्स बताऊंगा। सबसे पहला एस्पेक्ट है जिसको कहते हैं सप्तांग थ्योरी। दूसरा एस्पेक्ट है जिसको कहते हैं मंडलम। तीसरा एस्पेक्ट जो है उसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, लेकिन मैं क्योंकि अर्थशास्त्र में उसके बारे में बहुत सारा डिस्क्रिप्शन है, तो उसमें मैं आपको उस तरह से बता देता हूं, टाइप्स ऑफ वॉर्स। और चौथा एस्पेक्ट
एस्पिनॉज सिस्टम। ये 4 एस्पेक्ट के बारे में आचार्य चाणक्य ने बताया। देखिए, अर्थशास्त्र का उद्देश्य क्या था? अर्थशास्त्र का उद्देश्य था कि एक रूलर को इस बात के बारे में बताया जाए या एक रूलर को ये समझाया जाए कि उसे रूल कैसे करना है, उसे अपने नेशन को मजबूत कैसे बना के रखना है। और इसीलिए उन्होंने कुछ एस्पेक्ट्स बताए एक रूलर को कि किन किन एस्पेक्ट्स का आपको कैसे कैसे ध्यान रखना है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है सप्तांग सिद्धांत, या अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं थ्योरी ऑफ 7 एलिमेंट्स। आचार्य चाणक्य ने सबसे पहले अपने राजा को यह बताया, जब भी कभी जिंदगी में आप अर्थशास्त्र पढ़ो या आज जब मैं आपको अर्थशास्त्र बता रहा हूं, तो अपने आप को एक किंग समझ के इसको पढ़ो। आप ये समझो खुद को कि आप एक राजा हो, आप एक किंगडम के रूलर हो, और मैं आपको बता रहा हूं कि आपको अपने किंगडम को इफेक्टिवली रूल करने के लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। तो अब अगले कुछ मिनटों के लिए, 10-12 मिनटों के लिए, 15 मिनटों के लिए, आप सब कौन हो? राजा हो। लड़के भी राजा हैं और लड़कियां भी राजा हैं। तो लड़के भी राजा है, लड़कियां भी राजा। आप बोलोगे लड़कियां राजा कैसे? लड़कियां राजा ऐसे है कि जब कोई लड़की ऑफिसर बनेगी तो वो भी लेफ्टिनेंट ही कहलाएगी, लड़का भी लेफ्टिनेंट ही कहलाएगा। जो एक रैंक के हिसाब से मैं दोनों को राजा मान रहा हूँ, क्योंकि आप रूल कर रहे हो। जैसे हमारी एक फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, इंदिरा गांधी जी, तो उनको भी प्राइम मिनिस्टर ही बोलते थे ना। तो वो वाला मेरा मतलब है कहने का, जब चाहे लड़की हो या लड़का, अपने आपको राजा मानो और अब देखो कि आपको कैसे रूल करना है। अब बहुत सारी इसमें ऐसी चीजें हैं जो आज इररिलेवेंट हो गई, लेकिन ये हमको समझना होगा कि वो जो कह रहे थे उसका तात्पर्य क्या था। सबसे पहले वो ये कहते हैं कि एक राजा को 7 ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो इंटैक्ट रखने पड़ेंगे अपने किंगडम में। अगर किसी राज्य में ये 7 एलिमेंट्स नहीं है तो वो राज्य सर्वाइव नहीं कर सकता। वो 7 एलिमेंट्स कौन से हैं, जरा लिखना देखना शुरू करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट वो बताते हैं, रंग बदल लेता हूं, अपना नहीं मार्कर का, किंग, राजा। बिना राजा के कोई राज्य नहीं चल सकता। अगर राज्य है तो राजा होना ही चाहिए, चाहे वो युद्ध करके शक्ति से बना हुआ राजा हो या लोगों के द्वारा चुना गया राजा हो। राजा के बिना राज्य नहीं चल सकता। दूसरा, मिनिस्टर। अगर एक राजा है तो उस राजा को राज्य करने के लिए बुद्धिमान मंत्रियों की आवश्यकता होगी। तीसरा, कि अगर राजा है, मंत्री है, तो उनकी एक बड़ी टेरिटरी भी होनी चाहिए। ये टेरिटरी के लिए जो वर्ड यूज किया है आचार्य चाणक्य ने, ये वर्ड यूज किया है जनपद। सबसे पहला राजा, दूसरा उसका मंत्री, तीसरा टेरिटरी। एक बड़ी टेरिटरी होनी चाहिए उसकी। चौथा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उन्होंने बताया है, जिसको उन्होंने कोष कहा है, अंग्रेजी में हम उसको कहेंगे ट्रेजरी, जिसको उर्दू में कहते हैं खजाना। कि एक राजा के पास में खजाना होता है, ट्रेजरी होती, कोष होता है, जहां पे वो अपना पैसा डिपॉजिट करके रखता है, सेव करके रखता है, जो किंगडम के लिए अलग अलग तरह से उपयोग में आ सके, खुद के लिए भी उपयोग में आ सके। फिर उसके बाद अगला एलिमेंट वो बताते हैं फोर्ट्स। एक राजा के पास में किले होने चाहिए, जिन किलों के अंदर वो अपने खजाने को सुरक्षित रख सके, जिन किलों के अंदर वो अपने परिवार, अपने मंत्रियों और उनके परिवार और दूसरे महत्वपूर्ण मंत्रियों को सुरक्षित रख सके, सैनिकों को, अधिकारियों को सुरक्षित रख सके। और सुरक्षित रखने के लिए उनके पास होनी चाहिए एक मजबूत आर्मी। बिना आर्मी के कोई भी कंट्री सर्वाइव नहीं कर सकती। जितनी मजबूत आर्मी होगी उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा उस कंट्री का डिग्निटी के साथ में सर्वाइव करना। सर्वाइव तो पहली बात नहीं कर पाएगी बिना आर्मी के, और अगर थोड़ा बहुत जो सर्वाइव कर भी पाई अगर बिना आर्मी के कोई कंट्री, तो वो डिग्निटी के साथ सर्वाइव नहीं कर पाएगी। तो आर्मी होनी भी बहुत जरूरी है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एलाय। एलाय मतलब मित्र राष्ट्र। एलाय मतलब यहाँ पे क्या होता है, साथी, मित्र राष्ट्र, मित्र नहीं मित्र राष्ट्र। कि जिस तरह आप एक राष्ट्र हो, उसी तरह कोई और राष्ट्र जो भले आपके जितना ताकतवर ना हो, आपसे थोड़ा कम भी हो चलेगा, आपसे ज्यादा हो चलेगा, आपके बराबर हो बहुत अच्छा है, लेकिन होना चाहिए जो बुरे वक्त में आपकी सहायता करे। और इस बारे में आचार्य चाणक्य एक बड़ी जबरदस्त बात बोलते हैं, जो मैं आप सबसे शेयर भी करना चाहूंगा, क्योंकि आपकी डेली लाइफ में भी काम आ सकती है। आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि आपका जो एलाय है ना, आपका एलाय ऐसा होना चाहिए जो आपके वश में रह सके, जो आपकी बात सुने। ऐसा ना हो कि आपका एलाय इतना ताकतवर हो कि आप तो उसकी हर बात मानते हो लेकिन वो आपकी बात ना माने। देखो, ताकतवर है अच्छी बात है, लेकिन रिश्ता ऐसा होना चाहिए आपका आपके साथी के साथ में, आपके एलाय के साथ में, कि अगर कुछ बात आप उसकी मान रहे हो तो कुछ बात वो भी आपकी माने। मैंने देखा है लोगों की जिंदगी में दोस्त होते हैं, ऐसे दोस्त होते हैं जो आपसे सारे काम तो करवा लेते हैं, लेकिन जब आप कोई काम उनको बोलते हो या आप उनसे कोई मदद मांगते हो तो साफ मना कर देते हैं, या आनाकानी करते हैं, या बच के निकलने की कोशिश करते हैं। ऐसे साथी आचार्य चाणक्य बोलते हैं किसी काम के नहीं है। साथी ऐसा हो जो मदद ले तो कभी वक्त आने पे मदद दे भी। तो ऐसा एक मित्र राष्ट्र होना ही चाहिए। और इतिहास में कई ऐसे मौके आए जब हमको इस तरह के मित्र राष्ट्रों का एग्जाम्पल, आज आप देख लो इसराइल और हमास का युद्ध हो रहा है, इसराइल के पीछे अमेरिकन खड़े हुए हैं जो उनके बहुत क्लोज एलाइज हैं। अगर वो नहीं खड़े होते, बोलते कि नहीं हम पैलेस्टीन कॉज को सपोर्ट करते, तो क्या होता? इसराइल आज इतनी मजबूत पोजीशन में नहीं होता। इंडिया और पाकिस्तान की 1971 में लड़ाई हुई थी। अमेरिकन जो उस समय हमारे राइवल्स थे, उन्होंने हमको थ्रेटन किया था कि आप ईस्ट पाकिस्तान से हट जाओ वरना हम कुछ भी कर सकते हैं। तो हमारा उस समय एक एलाय था रशिया, जो हमारी मदद के लिए बिल्कुल आगे आ गया था, जिसने कहा था कि भारत के ऊपर हमला रूस के ऊपर हमला माना जाएगा, और फिर रूस उत्तर भी वैसे ही देगा जिस तरह उसके ऊपर हमला होता तो वो उत्तर देता। तो उसकी वजह से अमेरिका का जो प्रेशर था वो किसी काम का नहीं रह गया था, एंड वी डिड व्हाटएवर वी वांटेड टू इन ईस्ट पाकिस्तान। तो ऐसे बहुत सारे मौके हैं इतिहास के अंदर अलग अलग लड़ाइयों में जहां पर कि मित्र राष्ट्रों ने अपने मित्र राष्ट्रों को बहुत जबरदस्त हेल्प किया है, और यही आचार्य चाणक्य कहते हैं।
दूसरा, आचार्य चाणक्य जो बड़ी जबरदस्त बात बताते हैं। अच्छा, एक यहीं से एक बात याद आई, आपसे शेयर करता हूँ। आप सभी लोगों ने एक बात सुनी होगी, चाणक्य नीति नाम की किताब। आप सभी लोगों ने सॉरी आप सभी लोगों ने एक किताब का नाम सुना होगा, चाणक्य नीति। सुना है ना, चाणक्य नीति बहुत जगह देखा है, बुक स्टोर्स में भी देखा है, रेल स्टेशन पे भी बिकते हुए देखा है। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, चाणक्य नीति जैसी किताब कभी आचार्य चाणक्य ने लिखी ही नहीं। आचार्य चाणक्य ने चाणक्य नीति जैसी किताब कभी लिखी ही नहीं। वो जो चाणक्य नीति के नाम पे किताब मिलती है, कृपा करके उसको चाणक्य नीति मत माने। अगर आपको चाणक्य नीति समझनी है, तो चाणक्य नीति समझने के लिए आप अर्थशास्त्र समझें, है ना। जैसे मैंने ये वाली नीति बताई आपको, ये चाणक्य नीति है कि साथी या मित्र ऐसा हो जो वश में रह सके, क्योंकि अगर वो वश में नहीं रह सकेगा तो वो आपसे लेता रहेगा, पर देने देने का जब वक्त आएगा तो पीछे हट जाएगा, तो आपके किसी काम का नहीं। ये है चाणक्य नीति। लेकिन ये आपको कहाँ मिलेगी? अर्थशास्त्र में मिलेगी, उस किताब में शायद ना मिले आपको। एक और एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, चाणक्य नीति का बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूं मैं आपको, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग आने वाले टाइम में सिलेक्ट हो जाएंगे, आर्मी नेवी एयरफोर्स में सर्व करेंगे। अनफॉर्चुनेटली कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो आर्मी नेवी एयरफोर्स में कभी भी नहीं चुने जाएंगे, लेकिन अपनी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे। हो सकता है कि वो एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिक बन जाए, और बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बनना भी, आप समझ लीजिए कि आपको अर्थशास्त्र की आवश्यकता है, क्योंकि उस समय वो कंपनी ही आपका राष्ट्र है। उस कंपनी को चलाना, तो अगेन आपको अर्थशास्त्र की मदद लगेगी। अब कैसे? मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि एक राजा होना चाहिए और मिनिस्टर होना चाहिए। अब वैसे तो अर्थशास्त्र के अंदर आचार्य चाणक्य ने यह भी बताया है कि राजा कैसा होना चाहिए, मिनिस्टर कैसा होना चाहिए, टेरिटरी कितनी बड़ी होनी चाहिए, टेरिटरी के अंदर डूज एंड डू नॉट्स क्या होने चाहिए, लोगों के अधिकार कहां तक होने चाहिए और उनकी ड्यूटीज कितनी होनी चाहिए, किस तरह के लोग टेरिटरी के अंदर नहीं होने चाहिए। इतना डिटेल में उन्होंने बताया, पर वो अगेन हमारा सब्जेक्ट मैटर नहीं, इतना नहीं पूछेंगे आपको। ट्रेजरी के बारे में आचार्य चाणक्य ने बताया कि किन किन तरीकों से एक राजा अपने कोष को बढ़ा सकता है। किलों के बारे में आचार्य चाणक्य ने बताया कितने तरह के किले बनाए जा सकते हैं पूरी भारत की जियोग्राफी के हिसाब से। भारत की जियोग्राफी बड़ी डाइवर्स है, कई पहाड़ हैं, हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ हैं, कहीं अरावली जैसे रेसिडुअल माउंटेन्स हैं, कहीं विंध्याचल सतपुड़ा जैसे ब्लॉक माउंटेन्स हैं, कहीं छोटा नागपुर का प्लेटू वाला इलाका है, कहीं महाराष्ट्र के पठारी इलाके हैं, कहीं वेस्टर्न घाट्स है, कहीं ईस्टर्न घाट्स है। तो एक तो बड़ा पहाड़ी बेल्ट है भारत के अंदर। इसके अलावा भारत में पश्चिमी इलाके में उत्तरी गुजरात और राजस्थान के वेस्टर्न इलाकों में रेगिस्तान है। वहीं अगर आप पूर्वी भारत की तरफ चले जाओगे तो बहुत सारे वेटलैंड्स हैं वहां पे, और उसके अलावा मैदानी इलाके भी बहुत सारे हैं भारत के अंदर। तो जैसी जैसी भारत की जियोग्राफी है, वैसे वैसे अलग अलग तरह के फोर्ट्स बताया आचार्य चाणक्य ने कि किस तरह के जियोग्राफिकल एरिया में किस तरह के किले आपको बनाना चाहिए। तो अगेन अपन उस पर नहीं जाएंगे। आर्मी के बारे में तो आचार्य चाणक्य ने इतना डिटेल में बताया है, सबसे ज्यादा सप्तांग सिद्धांत में सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन उन्होंने यहीं पे दी है कि एक राजा को अपनी आर्मी किस तरह से बनानी है, किन किन लोगों को रिक्रूट करना है, किसको नहीं रिक्रूट करना है, रिक्रूट किए हुए लोगों को ट्रेनिंग कैसे देना है, उनके घोड़े और हाथियों के लिए क्या इंतजाम, बहुत डिटेल में बताया है। एलाइज के बारे में तो मैंने बता ही दिया, मैं सबके बारे में तो नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं मिनिस्टर के बारे में आपसे जरूर शेयर करूंगा। क्योंकि आप कहीं पे भी जाओ, आर्मी नेवी एयरफोर्स में सर्व करो या फिर आप एक बड़ी कंपनी के मालिक बनकर सर्व करो, देयर विल कम अ टाइम व्हेन यू विल बी रिक्वायर्ड टू रिक्रूट पीपल। कोई ना कोई ऐसा मोमेंट आएगा आपकी लाइफ में जब आपको लोगों को नियुक्त करना पड़ेगा, उन्हें रिक्रूट करना पड़ेगा अलग अलग पोजीशंस पे, और अच्छी इंपॉर्टेंट महत्व की पोजीशन पे। तो वो लोग उस जमाने में या उस समय आपके मिनिस्टर्स की तरह होंगे। अब आचार्य चाणक्य बताते हैं कि मिनिस्टर्स कैसे होने चाहिए। दो क्वालिटीज बताते हैं वो मिनिस्टर्स के लिए। पहली क्वालिटी वो मिनिस्टर्स के लिए बताते हैं कि मिनिस्टर्स बुद्धिमान होने चाहिए। सबसे पहली क्वालिटी मिनिस्टर की होनी चाहिए कि अ मिनिस्टर शुड बी इंटेलिजेंट, जिसको पता करने के लिए बहुत सारे टेस्ट किए जा सकते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, पीपीटीटी दी जा सकती है, आपका रीजनिंग के क्वेश्चंस दिए जा सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट किया जा सकता है। बहुत सारे तरीकों से आप किसी के इंटेलिजेंस को परख सकते हो। लेकिन दूसरी क्वालिटी जो आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि मिनिस्टर के अंदर होना बहुत जरूरी है, उसको परखना भी बहुत मुश्किल है, और वो क्वालिटी है लॉयल्टी। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक मिनिस्टर इंटेलिजेंट होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है कि वो लॉयल होना चाहिए। अगर मिनिस्टर इंटेलिजेंट है लेकिन उसके अंदर वो लॉयल्टी वाली क्वालिटी नहीं है, तो वो बहुत डेंजरस साबित हो सकता है आपके लिए। अगर मिनिस्टर लॉयल है लेकिन इंटेलिजेंट नहीं है, तो वो आपके लिए खतरनाक साबित नहीं होगा, लेकिन किसी काम का भी नहीं रहेगा। तो यहाँ पे किसी भी महत्वपूर्ण कर्मचारी की नियुक्ति करने के लिए ये दो बातों का होना बहुत आवश्यक है, निष्ठावान यानी कि लॉयल, और बुद्धिमान यानी कि इंटेलिजेंट। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि इंटेलिजेंस का तो आप टेस्ट कर सकते हो, लेकिन लॉयल्टी का टेस्ट कैसे करोगे? बताओ मुझे, लिख के बताओ कमेंट में कि आप किसी की लॉयल्टी का टेस्ट कैसे करोगे। कैसे पता चलेगा कि कोई लॉयल है या नहीं है? कल को आप मुझसे दोस्ती करो तो आपको कैसे पता चलेगा कि सर लॉयल है या नहीं है? क्योंकि मैं जब अपने आप को रिप्रेजेंट करूंगा आपके सामने, कोई भी दो इंडिविजुअल्स मिलते हैं एक दूसरे से तो अच्छे से मिलते हैं, नमस्कार, हाय, हेलो, अच्छी बातें करते हैं। कोई आपके पास रिक्रूटमेंट के लिए आएगा, मान लो आपकी कंपनी में मैं रिक्रूटमेंट के लिए आया, तो मैं अच्छी बातें करूंगा ना कि सर मैं बहुत मन लगा के काम करूंगा आपके यहाँ, या मैडम मैं आपके यहाँ बहुत मन लगा के काम करूंगा, मैं पहले भी बहुत मन लगा के काम किया है मैंने, मैं बहुत ईमानदार हूँ, मैं बिल्कुल भी ब्राइब नहीं लेता हूँ। पर ये हो सकता है मैं झूठ भी बोल रहा हूँ, हो सकता है मैं झूठ भी बोल रहा हूँ, और जब मौका आए तब मैं चौका मार दूं।
ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक वर्ड यूज कर रहे हैं सिचुएशंस में टफ सिचुएशंस में। देखो विवेक, अगर हम इंटरव्यू के दौरान मैं उसे एक टफ सिचुएशन दूं, जैसे एसएसबी में आपको सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट दिया जाता है कि अगर आप इस सिचुएशन में फंस गए तो क्या करोगे। आप लिखते हो उसमें कुछ ना कुछ, लेकिन जरूरी नहीं कि जो आप लिख रहे हो आप सच में वो करोगे। सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में अगर मैं आपको दूं कि अगर आप कहीं जा रहे हो और लेट हो रहे हो और आप देखते हो कि एकदम से जैसे ही आप किसी चौराहे पे पहुंचे सिग्नल लाल हो गया, सिग्नल रेड हो गया और ग्रीन होने में अभी 100 सेकंड्स बाकी हैं, तो आप क्या करोगे? क्या आप सिग्नल तोड़ के चले जाओगे या आप रुकोगे 100 सेकंड्स के लिए और फिर आगे बढ़ोगे? 99% स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि नहीं सर, हम रुकेंगे, बहुत ईमानदार लोग हैं, हम रुकेंगे। लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूं कि सच में जब लेट होगे और सिग्नल लाल होगा तो इधर देखोगे उधर देखोगे, पुलिस वाले नहीं खड़े, निकल जाओगे। 99% निकल जाएंगे। तो कथनी और करनी में बहुत फर्क होता है लोगों के। इसलिए आचार्य चाणक्य बोलते कि इंटरव्यू के समय सिर्फ इंटेलिजेंस देखो, इंटरव्यू के समय सिर्फ इंटेलिजेंस देखो, लॉयल्टी टेस्ट भी मत करो, क्योंकि वो यही शो करेगा कि मैं बहुत लॉयल हूं। लॉयल्टी टेस्ट उसकी तब करो जब वो एक्चुअली काम कर रहा है, उसके सामने कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट करो जहां पर उसकी लॉयल्टी टेस्ट। जैसे आप एक राजा हो, आपने किसी मंत्री को रिक्रूट किया, अब अपने ही कुछ लोगों को भेजो, अपने कुछ जासूसों को भेजो और उन जासूसों को भेज के उसके पास में जाके उससे बोलो कि मंत्री जी, हम लोग राजा को गद्दी से हटाने का प्लान कर रहे हैं और इसमें आपकी मदद चाहिए। अगर ये काम हो गया मंत्री जी, तो आप समझ लीजिए कि पूरा राज्य हमारा और आपको भी एक बहुत अच्छा शेयर मिलेगा। जो भी आपकी शर्तें हैं अभी बता दो। अब मंत्री जी इसका क्या रिस्पॉन्स करेंगे? मंत्री जी अगर ईमानदार नहीं होंगे तो मंत्री जी क्या बोलेंगे कि प्लान क्या है बताओ। और अगर मंत्री जी ईमानदार होंगे तो मंत्री जी बोलेंगे कि तुम्हारी ये मजाल कि मेरे राजा के विरुद्ध विद्रोह कर रहे हो, रुको अभी बताता हूं तुमको, अभी पकड़ता हूं तुमको, जेल के पीछे डालूंगा। यहाँ पे उसकी लॉयल्टी टेस्ट हो जाएगी। और आचार्य चाणक्य ये कहते हैं कि इस तरह के लॉयल्टी टेस्ट राजा को कराते रहने चाहिए। अब इससे क्या होता है? देखो ये भी हो सकता है कि जो मंत्री है उसको इस बात का अंदाजा है कि यार मेरा टेस्ट लिया तो नहीं जा रहा कहीं, मेरी जॉब चल रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कहीं मेरा टेस्ट तो नहीं ले रहे। अनुराग चौहान बोल रहे कि लॉयल्टी टाइम टू टाइम चेक करनी पड़ती है, सिर्फ एक बार चेक करने से कुछ नहीं होता। बात तो सही है। हालांकि मैं इसी के बारे में बताता हूँ कि आचार्य चाणक्य राजा को ये बोलते हैं कि आप एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दो एम्प्लॉइज के मन में कि कभी भी लॉयल्टी चेक हो सकती है, कभी भी लॉयल्टी चेक हो सकती है। इससे क्या होता है कि जैसे अब मैं मिनिस्टर हूँ है ना, और मुझे पता है कि मेरा राजा लॉयल्टी टेस्ट करवाता रहता है। अब मान लीजिए कुछ इंडिविजुअल मेरे पास आए और उन्होंने बोला कि राजा के विरुद्ध विद्रोह करना अपने को साहब, बहुत फायदा होगा अगर इसको निपटा दिया अपन ने तो हो सकता है कि मैं ईमानदार नहीं हूं, हो सकता है कि मैं ईमानदार नहीं हूं, लेकिन उस आदमी के ऊपर मैं भरोसा नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे पता है मेरा राजा लॉयल्टी टेस्ट करवाता रहता है। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लॉयल्टी टेस्ट हो रहा है, तो चाहे मैं ईमानदार हूं या ना हूं, मैं मना ही करूंगा उसको कि नहीं नहीं, गेट आउट फ्रॉम हियर, गो बैक, साइमन गो बैक, ये बोल दूंगा मैं उसको, भगा दूंगा। भले ही उसके मन में आ रहा होगा कि यार हाँ कर दूं इसको, लेकिन उसके मन में ये भी डर आ रहा होगा कि कहीं राजा का भेजा हुआ नहीं हो, अगर राजा का भेजा हुआ होगा साला फांसी पे लटका देगा मेरे को। तो आदमी पैसे और जान, जब दोनों की चॉइस आती है तो आदमी हमेशा जान को चूज करता है। जान मतलब अपनी जान की बात कर रहा हूं मैं, मतलब अपने अंदर बॉडी में जो रहती है वो। तो आदमी जब पैसे और प्राण की बात आती है तो हमेशा प्राण को चूज करता है, और इसलिए वो कभी बेईमान होगा भी ना तो रिस्क नहीं लेगा, क्योंकि उसको डाउट होगा, उसको बहुत बड़ा डाउट होगा कि ये सच में आए हैं मेरे पास में ऑफर लेके या राजा ने भेजा इनको। इसीलिए कभी भी एम्प्लॉय बनो ना किसी कंपनी में, तो वहां पे ऐसा माहौल क्रिएट करके रखना कि लॉयल्टी टेस्ट होते रहते हैं, मालिक के जासूस घूम रहे हैं चारों तरफ, और कौन सा जासूस किस तरह की बात सुन ले, रिकॉर्ड कर ले और राजा को जाके, मालिक को जाके बता दे और हमारी घंटी टंग जाए। इससे अच्छा है कि हर इस तरह के हर प्रपोजल को डिनाय करो। ये है चाणक्य नीति। जो आपने सुना है ना बहुत सारा, चाणक्य नीति चाणक्य नीति, ये है चाणक्य नीति। विद्रोह हो ही नहीं सकता आपके विरुद्ध मतलब इम्पॉसिबल तो कुछ नहीं होता इस दुनिया में लेकिन विद्रोह होने की प्रोबेबिलिटी बहुत बहुत कम हो जाती। आपको किसी को कुछ भी नहीं बोलना है, बस एक माहौल क्रिएट करना है कि जासूसी हो रही है आपकी, ईमानदारी से काम करो, क्योंकि बेईमानी करी तो शायद बेईमानी जो आपके साथ मिलकर करवा रहा है वो ही राजा को बता देगा जाके, तो कभी कोई हिम्मत नहीं करेगा बेईमानी करने की। यही बात राजा को आचार्य चाणक्य समझा रहे हैं अर्थशास्त्र में। अब शायद आपको अंदाजा लगा होगा कि अर्थशास्त्र कितनी गहरी बातें कर रहा है, क्योंकि अभी तो मैंने बहुत सरफेस लेवल पे बताया है अर्थशास्त्र का। दूसरी जो थ्योरी आती है मंडलम सिद्धांत, ये 7 एलिमेंट्स है। अब इन 7 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट है किले, फोर्ट्स। अब आप बोलोगे कि सर फोर्ट्स की आज क्या जरूरत, तो हाँ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन आप यूं समझो कि आज जो हमारी बॉर्डर्स हैं वही हमारे फोर्ट्स हैं। तो आचार्य चाणक्य उस जमाने में अपनी बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए कह रहे थे, जब वो फोर्ट को सिक्योर करने के लिए कह रहे थे। अब आते हैं दूसरे मुद्दे के ऊपर जो कि मंडलम सिद्धांत है। मंडलम सिद्धांत आचार्य चाणक्य का दिया हुआ फॉरेन पॉलिसी। आचार्य चाणक्य ने अपने राजा को यह बताया कि बेटा फॉरेन पॉलिसी कैसे बनाओगे आप, एक राजा अकेला तो रहता नहीं। अब देखो ये मंडलम सिद्धांत बहुत बड़ा है, एक मंडल माना गया है, पूरी दुनिया को इसमें एक मंडल माना गया है कि द एंटायर वर्ल्ड इज अ मंडल। और उस पूरे मंडल में उन्होंने 12 कैरेक्टर्स लिए हैं 12 कैरेक्टर में जो सेंट्रल कैरेक्टर लिया है वो विजिगिशु लिया है, उसको नाम दिया है विजिगिशु। विजिगिशु का मतलब होता है जो विजय की आशा करता है। और वो ये कहते हैं, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब आप विजिगिशु हो मेरे भाई, तब आपका पड़ोसी आपका शत्रु होगा ही होगा।
क्योंकि जब आप विजय की आशा करते हो, आप एक शक्तिशाली शासक बन गए, आपने इन 7 एलिमेंट्स को इंटैक्ट कर लिया, आप एक शक्तिशाली शासक बन गए, तो अब आपका फर्ज है कि आप अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगेन चाणक्य नीति का एक टेक अवे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आप एक अच्छे राजा हो, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आप एक अच्छे राजा हो जो प्रजा की भलाई के लिए काम कर रहा है, तो आपका ये फर्ज है कि आप अपने क्षेत्र का विस्तार करो, क्योंकि जो फायदा आप अपनी प्रजा को पहुंचा रहे हो, अपने आसपास के इलाकों को जीत के उस प्रजा को भी वो फायदा पहुंचाओ। जितनी दूर तक अपनी टेरिटरी पहुंचा सको उतनी दूर तक अपनी टेरिटरी पहुंचाओ, क्योंकि आप प्रजा का हित कर रहे हो, इसीलिए आपको विजय की आशा करनी चाहिए। इसीलिए आचार्य चाणक्य एक राजा को विजिगीषु बोलते हैं। पर वो ये कहते हैं कि जैसे ही आप विजिगीषु बनते हो, आपके पहले टारगेट्स आपके पड़ोसी हो जाते हैं, और इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अपने पड़ोसी के पड़ोसी को अपना दोस्त बना लो फॉर टाइम बीइंग। अपने पड़ोसी के पड़ोसी को अपना दोस्त बना लो। इस तरह आपका शत्रु दो तरफ से घिरा हुआ रहेगा और हमेशा दबाव में रहेगा। जैसे भारत का दुश्मन पाकिस्तान, तो भारत ने अफगानिस्तान से अच्छे टर्म्स बना के रखे हुए। चाइना का दुश्मन भारत, तो चाइना ने जबरदस्ती पाकिस्तान से अच्छे टर्म्स बना के रखे हुए। कितने अच्छे रह गए अभी मेरे को पता नहीं, लेकिन हाँ बना के तो रखे हुए। भारत का दुश्मन चाइना, तो भारत ने वियतनाम के साथ, जापान के साथ में अच्छे टर्म्स बना के रखे हुए। ये जो जिसको आज अंग्रेजी में कहा जाता है थ्योरी ऑफ बफर स्टेट्स, ये थ्योरी ऑफ बफर स्टेट का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट अर्थशास्त्र से आता है। तो इसमें बहुत ज्यादा, क्योंकि उसमें क्या बहुत सारे मेंबर्स है, एक तरफ विजिगीषु है, तो दूसरे को उन्होंने अरि नाम दिया, फिर इधर वाले को पाशनिग्राह नाम दिया, फिर इधर अरिमित्र नाम दिया, फिर उधर आक्रांदा नाम दिया। सब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नाम है, तो वो मैं नहीं बताता हूँ, लेकिन कोर समझ गए आप बात का कि अपने पड़ोसी के पड़ोसी को अपना दोस्त बना लो। अपने पड़ोसी के पड़ोसी को अपना दोस्त बना लो, और आपके पड़ोसी के पड़ोसी का जो पड़ोसी है ना, उसको आपका पड़ोसी दोस्त बना के बैठा हुआ होगा। तो यहाँ पे फॉरेन पॉलिसी पिक्चर में आती है। मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, नहीं तो मैं मंडलम सिद्धांत आपको बताता, अगर आप इजाजत दो। देखो एग्जाम में नहीं आने वाला मंडलम सिद्धांत, ये मैं क्लियर बता दूं आपको। अधिक से अधिक इतना पूछ सकते हैं वो आपसे कि अर्थशास्त्र में मंडलम सिद्धांत किस लिटरेचर का हिस्सा है, पर मंडलम सिद्धांत आपको नहीं पूछेंगे। लेकिन अगर आप चाहो तो मैं बता दूं आपको, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी किस तरह से बनाई जाती है ये मैं आपको बता दूंगा। बताओ बताऊं या नहीं बताऊं? ठीक है, एक स्टूडेंट ने बोला इजाजत है, तो अब इजाजत मिली गई है तो पूरा फायदा उठाऊं मैं उसका। अब मैं आपको मंडलम सिद्धांत बताता हूँ। इस पे तो बन ही नहीं पाएगा मंडलम सिद्धांत। अब मंडलम सिद्धांत में सबसे बीच में है विजिगीषु। अब आप अपने आप को विजिगीषु समझो कि आप विजिगीषु हो, आप वो राजा हो जो आप सब कुछ जीत लेना चाहते हो, अच्छे राजा हो आप, और अब आप सब कुछ जीतना चाहते हो। तो आपका इमीडिएट पड़ोसी है अरि, और एक तरफ और पड़ोसी आपका, जो दोनों ही दुश्मन है, लेकिन दोनों को अलग अलग नाम दिया आचार्य चाणक्य ने, और दूसरा नाम उन्होंने दिया पाशनी ग्राहा। दूसरा नाम उन्होंने क्या दिया? पाषणी ग्राहा नाम दिया। पाषणी ग्राह का मतलब होता है पीठ का दुश्मन। एक दुश्मन जो आपके सामने वाला दुश्मन है वो अरि है। अरि मतलब संस्कृत में शत्रु होता है, इसलिए वैसे नाम होते हैं ना भारत में, अरिजीत, अरिजीत सिंह। अरिजीत का मतलब होता है जो शत्रु को हरा दे। तो एक तरफ आपके अरि है, थोड़ा पास में ले आते हैं अरि को, और दूसरी तरफ आपके पाषणी ग्राह मतलब पीठ का दुश्मन है। अब इसके आगे जो आपका पड़ोसी होगा, अरि का जो पड़ोसी होगा, उसको आप बना लोगे अपना मित्र। ये कौन हो जाएगा? आपका मित्र। और उसी तरह से इस पाशनी ग्राह के ऊपर भी एक हमला करने वाला बैठा हुआ है, जिसको उन्होंने नाम दिया आक्रांदा। इसको उन्होंने नाम दिया आक्रांदा। अब वो कहते हैं कि इस मित्र का भी एक पड़ोसी होगा, तो उस मित्र के पड़ोसी को उन्होंने नाम दिया अरिमित्र। उस मित्र के पड़ोसी को उन्होंने क्या नाम दिया? अरिमित्र, यानी कि ये इसका दोस्त है, अरि का दोस्त है। पर वो ये कहते हैं कि इधर आक्रांदा का भी एक पड़ोसी होगा जो पाशनी ग्राह के लिए फेवरेबल होगा, तो उसको उन्होंने नाम दिया पाशनी। यहां पे नीचे बना देता हूं मैं इसको, पाशनी, यहां से नहीं हो पाएगा, पाशनी ग्राहा सार। आक्रांदा के पड़ोस में भी एक कंट्री होगी जो पाशनी ग्राह के लिए फेवरेबल होगी, इसलिए उसको नाम दिया पाशनी ग्राह सार। अब वो ये कहते हैं कि इसके पड़ोस में भी एक कंट्री होगी जो इसके लिए फेवरेबल होगी, तो वो क्या हो गई? अरि मित्रामित्र। उसको नाम दिया उन्होंने अरि मित्रामित्र, मतलब कि वो सॉरी, अरि मित्रामित्र नहीं, मित्र की मित्र, यानी कि मित्रामित्र। तो एक कंट्री इसके पड़ोस में हो गई, अरि मित्र के पड़ोस में, जो मित्र की मित्र है, जो इसके लिए फेवरेबल होगी, तो वो मित्रामित्र हो गई। फिर वो ये कहते हैं कि पाशनी ग्राह के आगे भी एक कंट्री होगी जो आक्रांदा के लिए फेवरेबल होगी, तो उसको उन्होंने नाम दिया आक्रांदासार। अभी जब ये पूरा बन जाएगा तब मैं आपको फॉरेन पॉलिसी बताऊंगा कि इसके पीछे फॉरेन पॉलिसी क्या है। फिर वो कहते हैं कि मित्रामित्र के आगे भी एक कंट्री होगी जो इसकी फ्रेंड होगी, अरि मित्र की फ्रेंड होगी, तो उसको उन्होंने नाम दिया अरि मित्रा मित्र। अरि मित्र की मित्र, अरि मित्रामित्र। तो ये कितनी कंट्रीज हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन मंडल 12 कंट्रीज से मिलकर बनता है। लेकिन अब यहाँ पे उन्होंने कुछ भी एक्सटेंशन नहीं किया, अब उन्होंने दो अलग कंट्रीज बोली। एक कंट्री उन्होंने बोली जिसका नाम रखा उन्होंने जिसका नाम उन्होंने रखा उदासीन, और दूसरी कंट्री का नाम रखा उन्होंने मध्यमा।
और ये 12 कंट्री का मिलकर उन्होंने बनाया एक मंडल। उन्होंने कहा कि कोई भी राजा अपने आसपास ऐसे 12 देश देख सकता है जो अलग अलग तरह से उसके लिए फेवरेबल या अनफेवरेबल होंगे। किस आधार पे? उसकी लोकेशन के आधार पे, कि अगर उसके इमीडिएट पड़ोस में कोई कंट्री है तो वो उसकी दुश्मन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। अब फॉरेन पॉलिसी देखो आप, रंग बदल लेता हूं मार्कर का और बताता हूं आपको फॉरेन पॉलिसी। आप कौन हो? विजय किशु हो। अब मैं उन कंट्रीज के अंडर में एक लाइन खींच रहा हूं, रेड कलर ले लेते हैं उसको करने के लिए। अब मैं उन कंट्रीज के नीचे एक लाइन खींचूंगा, उन कंट्रीज को अंडरलाइन करूंगा जो या तो आपकी दुश्मन है या आपके दुश्मन की दोस्त है। देखते हैं आपकी दुश्मन कौन? अरी। आपका दुश्मन कौन? पाशनिग्राह। अब क्योंकि ये वाली कंट्री अरी मित्र है यानी आपके दुश्मन का दोस्त है, तो ये भी हो गई आपके लिए अनफेवरेबल। ये कंट्री आपके अरी मित्र, आपके दुश्मन के दोस्त का दोस्त है, तो ये भी आपके लिए क्या हो गई? अनफेवरेबल हो गई। इधर आ जाते हैं तो पाशनिग्राह आपके पीठ का दुश्मन आपके लिए अनफेवरेबल था। आक्रांदा आपके लिए फेवरेबल है, लेकिन पाशनिग्राह सर आपके दुश्मन के लिए फेवरेबल है, इसीलिए इसको भी हमने रेड अंडरलाइन कर लिया। अब आचार्य चाणक्य ये बोलते हैं कि कुछ कंट्रीज आपके लिए फेवरेबल है, इसके लिए ग्रीन कलर ले लेते हैं। आपका मित्र आपके लिए फेवरेबल है, आपके मित्र का मित्र आपके लिए फेवरेबल है, आक्रांदा आपके लिए फेवरेबल है और आक्रांदा का दोस्त भी आपके लिए फेवरेबल है। तो ये ग्रीन वाली कंट्रीज आपके लिए फेवरेबल कंट्रीज है। एक कंट्री को उन्होंने बोला है उदासीन। उदासीन का मतलब जिसको कोई लेना देना नहीं। वही कहते हैं 12 देशों के मंडल में एक देश ऐसा होगा जिसको फर्क नहीं पड़ता कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसको जूते मार रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। वो अपने आराम से बैठा हुआ है, वो कभी कुछ किसी इशू पे कुछ नहीं बोलता, अपना धंधा पानी करता रहता है, वो किसी की साइड कभी भी नहीं होगा। ऐसी कंट्री को उन्होंने नाम दिया है उदासीन। तो क्योंकि उदासीन किसी के भी पाले में नहीं है तो सबके लिए फेवरेबल है। एक कंट्री है जिसको वो कहते हैं मध्यमा। मध्यमा ऐसी कंट्री को वो कहते हैं जो कंट्री का कोई भरोसा नहीं। मध्यमा मतलब बीच का, वो इस पाले भी जा सकता है, उस पाले भी जा सकता है, इसके ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता, तो उसको उन्होंने नाम दिया है मध्यमा। सॉरी। अब फॉरेन पॉलिसी के वक्त क्या होता है? जब आप फॉरेन पॉलिसी बनाते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप किस दुनिया भर के देशों से अपने कुछ ना कुछ संबंध रखते हो, व्यापार करते हो, एजुकेशन एक्सचेंज करते हो, टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करते हो, कुछ ना कुछ तरह के आप काम करते हो। हर देश के साथ आपके कोई ना कोई संबंध होते हैं। आचार्य चाणक्य ये बोलते हैं कि सबसे पहले पूरे मंडल को देखो। सबसे पहले एक राजा के तौर पे पूरे मंडल को देखो। मंडल को देखकर ये समझो कि कौन कौन सी कंट्रीज आपके लिए फेवरेबल है और कौन कौन सी कंट्रीज आपके लिए अनफेवरेबल है। अब आपने ये पता कर लिया कि कुछ कंट्रीज आपकी सीधी दुश्मन है या आपके दुश्मन के दोस्त है। ऐसी कंट्रीज के साथ में जब भी आप कोई व्यापार करो, ऐसी कंट्रीज के साथ में जब भी आप कोई संबंध बनाओ तो बहुत अलर्ट होकर बनाओ। देखो, इनके साथ तो संबंध जनरली बनाओगे नहीं आप, क्योंकि आपके इमीडिएट दुश्मन है। लेकिन ये आपका इमीडिएट दुश्मन नहीं है, ये आपका इमीडिएट दुश्मन नहीं है, ये आपका इमीडिएट दुश्मन नहीं है, लेकिन ये आपके दुश्मनों के दोस्त है। इसीलिए जब भी आप रिलेशन बनाओ, इनके साथ कुछ व्यापार करो, तो इनके साथ कभी ऐसी चीजें शेयर मत करो जो ये इनको बता दे। व्यापार करना है, ठीक है, हमें जरूरत थी कि हम उनसे आलू प्याज ले लें, टमाटर ले लें, ये ले लें, वो ले लें, या उनको दे दे टमाटर आलू प्याज और बदले में उनसे पैसा ले लें, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में कुछ भी वाइटल इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन इन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। हमारी कोई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी इन तक नहीं पहुंचनी चाहिए। मार्क करके रखना होगा आपका दोस्त कौन है, आपके दोस्त का दोस्त कौन है, आपका दुश्मन कौन है और आपके दुश्मन का दोस्त कौन है। इसको पूरे को बोलते हैं मंडलम सिद्धांत। कुछ कंट्रीज उदासीन होगी जिसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हैं, और मध्यमा के ऊपर भरोसा बिल्कुल भी नहीं करना। जो कंट्री अपना स्टैंड क्लियर नहीं करती सॉरी, वो किसी भी पाले में जा सकती। ऐसी कंट्रीज के साथ में व्यापार, व्यवसाय, एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम, टूरिज्म, कुछ भी करते वक्त अपनी नेशनल सिक्योरिटी का कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो ये जो मंडलम सिद्धांत है, आप यकीन मानिए आज भी पूरी दुनिया के अंदर इसको फॉलो किया जाता है। भारत के अंदर तो किया ही जाता है, भारत के कई दुश्मन देश भी इसको स्टडी करते हैं और इसको स्टडी करके इसको फॉलो करते हैं। सो दिस वाज द मंडलम थ्योरी। आई होप आपको क्यों इसको मैं फॉरेन पॉलिसी बोल रहा हूं ये मैं आपको समझाना चाहता था। कि अब देखो, अब आप कमेंट में लिख के बताने शुरू कर दिया आपने, पाशनिग्राह कौन है, आपने एक सेकंड में आप सब पता कर रहे हो। पाशनिग्राह मतलब चाइना, अरी मतलब पाकिस्तान, मित्र मतलब अफगानिस्तान, मध्यमा मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, उदासीन आप मान लो न्यूजीलैंड उदासीन है, उन्हें लेना देना नहीं उनको कुछ, साउथ अफ्रीका को उदासीन मान लो। ऐसी कंट्रीज जो एक्टिव पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट नहीं करती, अर्जेंटीना को मान लो आप उदासीन है, कोई लेना देना नहीं उसको, है ना। लेकिन आपको समझ में आता है कौन सी कंट्री आपके लिए फेवरेबल है, कौन सी अनफेवरेबल है। यही है मंडलम सिद्धांत जो कि अर्थशास्त्र के अंदर बताया गया है। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूं फॉरेन पॉलिसी फॉर अ रूलर। बस इतना बताना चाहता हूं मैं आपको कि जो मंडलम प्रिंसिपल मैंने बताया ये इससे भी थोड़ा ज्यादा था, लेकिन बस इतना ही आपके लिए काफी था। और भी बड़ा है मंडलम मंडलम प्रिंसिपल। फिर हम आते हैं अगले पार्ट के ऊपर, यानी कि टाइप्स ऑफ वॉर। आचार्य चाणक्य एक राजा को बताते हैं कि अगर आप एक राजा हो तो आपको युद्ध लड़ने पड़ सकते हैं अपने देश की रक्षा करने के लिए या फिर दूसरे देश को जीतने के लिए। तो कितने तरह के युद्ध आप लड़ सकते हो और उन युद्धों के अंदर किस तरह से आपको युद्ध करना है ये बताता हूं मैं। अब किस तरह से युद्ध करना है ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, लेकिन कितने तरह के युद्ध आचार्य चाणक्य ने बताए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जिस वर्ड्स में उन्होंने बताए हैं उसी वर्ड्स में बताता हूँ। प्रकाश, दूसरा उन्होंने कहा है, क्या नाम था दूसरे का, कूट, और तीसरा नाम उन्होंने बताया है तृष्णिम। तीन तरह के युद्ध आचार्य चाणक्य ने बताए, प्रकाश युद्ध, कूट युद्ध और तृष्णिम युद्ध। तीन तरह के युद्ध आप लड़ सकते हो अपने शत्रु को हराने के लिए।
या शत्रु आपके ऊपर इंपोज कर सकता है। एक होता है प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध यानी कि पिच्ड बैटल। पिच्ड बैटल ऐसे बैटल्स होते हैं जहां दो आर्मी प्रिपरेशन के साथ आती है युद्ध के मैदान में, ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर करते हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, और ऑफिशियली वॉर डिक्लेयर करने के बाद में दोनों आर्मीज बैटलफील्ड में लगभग बराबर तैयारी के साथ में आती है, तो एकदम फेयर फाइट होती है। जैसे आपने महाभारत युद्ध को देखा, महाभारत युद्ध एक प्रकाश युद्ध जैसा था कि घोड़े वालों से घुड़सवारों से घुड़सवार लड़ेंगे, हाथी सवारों से हाथी सवार लड़ेंगे, रथ सेना से रथ सेना लड़ेगी, और सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक युद्ध होगा। उसके बाद कोई किसी की पीठ के ऊपर शिविर में जाके वार नहीं करेगा। ये जो नियम होते थे, इस तरह के नियमों से होने वाला युद्ध प्रकाश युद्ध होता था। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि प्रकाश युद्ध तब लड़ो जब शत्रु आपके बराबर की संख्या और बल में हो या आपसे कम हो। अगर शत्रु आपके बराबर का है और शत्रु आपसे कम है, दोनों ही सूरत में, अगर शत्रु आपके बराबर की संख्या में है या आपसे संख्या में कम है, तब आप लड़ो प्रकाश युद्ध बेटा। लेकिन अगर शत्रु आपसे शक्तिशाली है तो आचार्य चाणक्य बोलते हैं कूट युद्ध लड़ो। तब फिर डिक्लेयर मत करो, तब फिर अपने टेक योर एनिमी बाय सरप्राइज। टेक योर एनिमी बाय सरप्राइज, अपने शत्रु को भौचक्का कर दो। दाएं से हमला करो, बाएं से हमला करो, अपनी मेन स्ट्रेंथ छुपा के रखो, पहले उसको थकाओ, जब वो थक जाए तब मेन स्ट्रेंथ से हमला करो। घोड़े, जरूरत पड़े तो घुड़सवार सैनिक पैदल सैनिकों के ऊपर हमला कर दें, जरूरत पड़े तो हाथी वाले सैनिक पैदल सैनिकों के ऊपर हमला कर दें, कैसे भी करके युद्ध जीतो, लेकिन अपने से शक्तिशाली दुश्मन का शिकार मत बनो। यह है कूट युद्ध। आज दुनिया में जो ज्यादातर युद्ध होते हैं वो इसी तरह के युद्ध होते हैं जिसको कूट युद्ध बोलते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच में जितने भी युद्ध हुए वो सब कूट युद्ध की कैटेगरी में आते हैं। प्रकाश युद्ध होने आजकल बंद हो गए, कोई भी नहीं लड़ता प्रकाश युद्ध। तब से फेयरली लड़ेगा युद्ध भी कूट युद्ध की कैटेगरी में ही आते हैं आजकल। तीसरा युद्ध जो बताते हैं तृष्णिम युद्ध। तृष्णिम युद्ध को हम कहते हैं दूसरे शब्द में, तृष्णिम युद्ध को दूसरे शब्दों में कहते हैं प्रॉक्सी वॉर। आज की दुनिया के सबसे कॉमनली लड़े जाने वाले युद्ध प्रॉक्सी वॉर। प्रॉक्सी वॉर या तृष्णिम युद्ध आचार्य चाणक्य उस जमाने में बता चुके थे कि सबसे बढ़िया तरीका होता है अपने दुश्मन को हराने का कि अपने दुश्मन को पहले अंदर से कमजोर किया जाए, और जब आपका दुश्मन अंदर से कमजोर पड़ जाए तब उसके ऊपर हमला करके उसको जीतना मात्र एक औपचारिकता रह जाती है, मात्र एक फॉर्मेलिटी रह जाती है। तो उस फॉर्मेलिटी को पूरा करना बहुत आसान होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि तृष्णिम युद्ध ऐसे शत्रु से लड़ा जाए जो घटिया है। कभी भी कोई ऐसा शत्रु आपको मिले जो उच्च आदर्शों वाला शत्रु है, जो शत्रु शक्तिशाली तो है लेकिन आदर्श भी जिसके ऊंचे है, भले ही आपकी उससे किसी बात पे ठन गई, पर उससे तृष्णिम युद्ध मत करो। तृष्णिम युद्ध ऐसे शत्रुओं के साथ करो जो घटिया क्वालिटी के शत्रु हैं, जिनकी अपनी कोई वर्च्यू नहीं है, जिनके अपने कोई उसूल नहीं है, जैसे पाकिस्तान हमारे लिए। ऐसे शत्रुओं के साथ क्या किया जाए तृष्णिम युद्ध में? आचार्य चाणक्य कहते हैं, बहुत बुरी बुरी चीज बताते हैं आचार्य चाणक्य, लेकिन जो बताते वही बताता हूं मैं आपको। सॉरी। आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि ऐसे दुश्मनों के देश में सबसे पहले वहां की जो यंगस्टर्स हैं, जो आने वाले वक्त में उनकी सेना बनेंगे या उनके अधिकारी बनेंगे या उनके व्यापारी बनेंगे, इन सारे यंगस्टर्स को नशे की लत लगा दो। कहीं कोकेन सप्लाई करो, कहीं ये कोई और तरह के, मेरे को एक ही ड्रग्स पता था तो मैंने वही बोल दिया कि अलग अलग तरह के ड्रग्स सप्लाई करो, और अपने उस शत्रु की यंग जनरेशन को बर्बाद कर दो, ताकि वो शत्रु अंदर से यंग जनरेशन अगर किसी देश की बर्बाद हो गई तो वो देश खत्म, किसी काम का नहीं रहा वो देश। तो सबसे पहली चीज वो ये बताते हैं कि अपने शत्रु मुल्क की यंग जनरेशन को बर्बाद कर दो, किसी भी चीज में बर्बाद कर सकते हो उनको बर्बाद कर दो, प्रोडक्टिविटी खत्म कर दो उनकी। दूसरी चीज वो ये बताते हैं कि आपके शत्रु देश के अंदर जो बड़े बड़े ऑफिसर्स हैं, इंटेलिजेंट ऑफिसर्स हैं, बड़े बड़े कमांडर्स हैं, उनको टारगेट करो और उनको मरवा दो। और मरवाओ भी कैसे? विष कन्या भेज दो, एनी ट्रैप में फंसा दो, मरवा दो उनको। विष कन्या जाए, विष से भरी हुई या अपनी बॉडी के किसी हिस्से के ऊपर विष लगा के जाए और उसको सिड्यूस करे, और जैसे ही वो विष उस ऑफिसर या राजा के सलाइवा में जाएगा वो राजा मर जाएगा। तो अपने दुश्मनों को असैसिनेट करते जाओ, अपने दुश्मनों को मरवाते जाओ, उसकी यंग जनरेशन को बर्बाद कर दो, अपने दुश्मन की अर्थव्यवस्था के ऊपर मार करो। ऐसा कुछ करो कि दुश्मन देश की अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाए। और आचार्य चाणक्य कहते हैं कि जब यंग जनरेशन किसी काम की नहीं रहेगी, अर्थव्यवस्था ठप पड़ जाएगी, बड़े बड़े ताकतवर और इंटेलिजेंट अधिकारी मारे जाएंगे, तब वो देश एक केक वॉक बन जाएगा और उसके ऊपर हमला करके उसको जीतना मात्र एक औपचारिकता रह जाएगी। लेकिन आचार्य चाणक्य यहाँ पे ये भी कहते हैं कि तृष्णिम युद्ध सिर्फ उस शत्रु के साथ किया जाए जो घटिया हो, जो बहुत निकृष्ट स्तर का शत्रु हो। कोई भी अच्छा शत्रु हो उसके साथ तृष्णिम युद्ध नहीं किया जाए। ये आचार्य चाणक्य यहाँ पे ये कहते भी हैं। तो ये इस तरह के युद्ध बताते हैं। फिर इसके बाद जो चीज आचार्य चाणक्य बताते हैं वो आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ आपको। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि जब आप युद्ध भूमि में हो, when you are in the battlefield, तब दुश्मन आपके ऊपर किस तरह से हमला कर रहा है, उसके हिसाब से आप कैसी व्यूह रचना करोगे। दुश्मन आपसे ज्यादा ताकतवर है और सामने से हमला कर रहा है तो क्या डिफेंसिव फॉर्मेशन होगा। दुश्मन कम ताकतवर है और सामने से हमला कर रहा है तो क्या फॉर्मेशन होगा। आप ज्यादा ताकतवर और आपको इनिशिएट करना है हमला दुश्मन के ऊपर तो क्या फॉर्मेशन होगा। अचानक अगर कहीं से दुश्मन ने हमला कर दिया तब क्या फॉर्मेशन होगा। ऐसे 12 अलग अलग तरह के फॉर्मेशन वो आपको बताते हैं, जो बताने के लिए मेरे लिए भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे और 12 के बारे में मुझे याद भी नहीं है। और उसके बाद आगे आचार्य चाणक्य एस्पिनाच सिस्टम के बारे में बताते हैं। आगे आचार्य चाणक्य एस्पिनाच सिस्टम के बारे में बताते हैं, जिसको आचार्य चाणक्य बोलते हैं एस्पिनाच सिस्टम, मतलब हिंदी में इसका मतलब होता है जासूसी व्यवस्था। लेकिन आचार्य चाणक्य ने इसका जो नाम रखा था वो रखा था गूढ़ पुरुष। जो नाम आचार्य चाणक्य देते हैं वो होता है गूढ़ पुरुष। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि अगर आप एक राजा हो, अगर आप एक राजा हो तो आपको जासूस अपने तैयार करके रखने होंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि एक राजा की आंखें और कान होते हैं उसके जासूस। अगर किसी राजा के पास में सॉरी अगर किसी राजा के पास में गूढ़ पुरुष नहीं है या अच्छे गूढ़ पुरुष नहीं है या अच्छा एस्पियोनिक सिस्टम नहीं है तो वो राजा के आंख और कान नहीं है। समझ लो कि वो राजा अंधा और बहरा है। हाँ, अंधा और बहरा, सही बोल रहा हूं।
अगर आप एक राजा हो और आपके पास में अच्छे जासूस नहीं है, मतलब आप एक अंधे और बहरे राजा हो। और एक अंधे और बहरे राजा का क्या हश्र होगा, ये कोई समझाने समझने वाली बात नहीं है। तो आचार्य चाणक्य कहते हैं कि भाई साहब एक अच्छा गुड़ पुरुष सिस्टम बनाओ। उसके लिए भी वो बहुत जबरदस्त बात बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि दो तरह के जासूस रखो। दो तरह के जासूस रखो। पहले संस्थान, मतलब स्टेशनरी, और दूसरे तरह के जासूस वो बोलते हैं संचारी, यानी कि मोबाइल। वो वाला मोबाइल नहीं, मूव करने वाला मोबाइल। आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि एक राजा को दो तरह के जासूस रखना चाहिए, संस्थान जासूस और संचारी जासूस। संस्थान जासूस वो जासूस होंगे जो दुश्मन के इलाके में रहकर जासूसी करेंगे। ये दुश्मन के इलाके में रहेंगे, दुश्मन के महत्वपूर्ण ठिकानों के आसपास रहेंगे, वहां पे क्या गतिविधि हो रही है उसकी खबर देते रहेंगे। लेकिन दोस्तों पहले के जमाने में इंटरनेट नहीं होता था, टेलीफोन भी नहीं होता था, ये इस तरह का किसी तरह का दूरभाष का मीडियम नहीं होता था। इसलिए आचार्य चाणक्य बोलते हैं कि इन संस्थान जासूसों ने जो जानकारी एकत्रित करी है, इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन एक्यूमुलेट की है, वो इन्फॉर्मेशन राजा तक लेके कौन आएगा? वो इन्फॉर्मेशन राजा तक संचारी जासूस लेके आएंगे, यानी कि मोबाइल स्पाइस। ये लोग एक्सपर्ट होंगे मूवमेंट करने वाले। ये लोग ज्यादातर कभी भिक्षु के रूप में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे, तो कभी व्यापारी बन के एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे, कहीं ये बंजारे बन के एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहेंगे, और जो जो भी सूचना इनको मिल रही है वो सूचना लेकर ये राजा के पास पहुंचाते रहेंगे। संस्थान जासूस स्टूडेंट बन के, व्यापारी बन के, भिक्षु बन के, गृहस्थ बन के दुश्मन के इलाके में रहेंगे। आपने बहुत सारी ऐसी कहानियां सुनी होगी कि हमारा कोई जासूस पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान जाके वहां रहने लग गया, वहां पे उसने अपना एक बिजनेस खोल लिया, बिजनेस के खोलने के प्रोसेस में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए वहां पे उसने विवाह शादी भी कर ली, बच्चे तक पैदा हो गए उसके। वहां पे देखने में कोई कह नहीं सकता कि ये पाकिस्तानी, ये कोई भारतीय जासूस है। वो बिल्कुल वैसे ही रह रहा है, उन लोगों के साथ खुल मिल के रह रहा है, लेकिन उसको पता है कि मुझे क्या इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है और कैसे पहुंचानी है। ये जासूस संस्थान होंगे और इनसे इन्फॉर्मेशन लेके राजा तक पहुंचाने का काम संचारी जासूस करेंगे, और इस तरह से पूरा गूढ़ पुरुष व्यवस्था चलती रहेगी। और जब तक ये गूढ़ पुरुष व्यवस्था चलती रहेगी, एक राजा की आंख और कान इंटैक्ट रहेगी, और जब तक एक राजा की आंख और कान इंटैक्ट रहेगी, वो सही दिशा में आगे बढ़ सकता है। ये इन्फॉर्मेशन का क्या बेनिफिट होता है? आपको डायरेक्शन मिलती है, मुझे अभी क्या करना है, मुझे दुश्मन देश पे हमला करना है या नहीं करना है, उनकी पोजीशन क्या है, उनकी कंडीशन क्या है, कब सही समय आएगा हमला करने के लिए, क्या हमला करने की आवश्यकता भी पड़ेगी या दुश्मन खुद ही टूट जाएगा। ये सारी वाइटल इन्फॉर्मेशन ये एस्पिनाज, अनसंग हीरोज जो अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखते हैं और बहुत बड़े सेक्रीफाइसेस देके ये भारत के लिए या जिस भी देशों के लिए काम करते हैं, अपनी कंट्रीज के लिए लोग काम करते हैं, पर इनका होना बहुत जरूरी है किसी भी कंट्री के अंदर। तो ये वो चार अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं, ये वो चार अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र के अंदर प्राइमरीली दिए हैं। और इन चार एस्पेक्ट्स के सब एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी अलग अलग थ्योरीज भी है, लेकिन मैंने आपको अभी भी एक सुपरफिशियली बताया है। आप यकीन मानिए अर्थशास्त्र इतना बड़ा लिटरेचर है कि आई डोंट नो मैंने अभी कितने मिनट्स लिए, शायद 20-25 मिनट्स ले लिए होंगे मैंने इसको बताते बताते, लेकिन अभी भी आपने अर्थशास्त्र की सतह को ही छुआ है। इवन मैंने भी अर्थशास्त्र जो पढ़ा है बहुत डीप में मैं भी नहीं जा पाया हूं अभी तक, लेकिन कभी मौका मिलेगा लाइफ में, इतना टाइम मिलेगा कि मैं बैठ के उसको एट ए स्ट्रेच लगातार पढ़ सकूं, तो और डीप में डाइव कर पाऊंगा और ज्यादा इंफॉर्मेशन मैं ले पाऊंगा। लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए सफिशिएंट है अर्थशास्त्र के बारे में। अब इसके बाद जो दूसरे लिटरेचर है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे एक लिटरेचर है इंपॉर्टेंट, इंडिका ऑफ मेगास्थनीज, लेकिन इंडिका के अंदर जो बातें लिखी हुई है ऑथेंटिक भी है, सो भी कोई डाउट नहीं, लेकिन इंडिका के अंदर किस तरह की बातें लिखी हुई है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मौर्यन पीरियड का, इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था मौर्यन पीरियड का, सोसाइटी कैसी थी मौर्यन पीरियड की। तो ये जब अपन मौर्यन पीरियड का इकोनॉमी, सोसाइटी, एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे ना, तब अपन इंडिका के रेफरेंसेस को देखेंगे। तो अभी तो इतना जान लो कि ग्रीक हिस्टोरियन मेगास्थनीज या ग्रीक स्कॉलर मेगास्थनीज भारत आया था और भारत को फर्स्ट हैंड स्टडी करके उसने अपने अकाउंट्स लिखे थे भारत के बारे में, और उन अकाउंट्स को नाम दिया था इंडिका। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि जो ओरिजिनल इंडिका नाम की बुक है वो अब एक्सटिंक्ट हो चुकी है। तो फिर हमें कैसे पता कि इंडिका में क्या लिखा था? क्योंकि जब वो एक्सटिंक्ट नहीं हुई थी तब कुछ ग्रीक स्कॉलर्स ने उसको पढ़ा था और उसको पढ़ के इंडिका के ऊपर अपनी कमेंट्रीज लिखी थी। तो वो कमेंट्रीज आज सर्वाइव करती, ओरिजिनल इंडिका सर्वाइव नहीं करती, लेकिन उसके ऊपर लिखी हुई कमेंट्रीज सर्वाइव करती। तो उन कमेंट्रीज के हिसाब से हमको ये पता चलता है कि इंडिका के अंदर क्या लिखा होगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने कोई फिल्म देखी, आप कोई फिल्म देख के आए, मैंने वो फिल्म नहीं देखी, पर मैंने आपसे उस फिल्म की स्टोरी सुन ली। तो अब आपने जो मेरे को फिल्म के बारे में बताया कि अरे सर क्या फिल्म है, क्या ओपनिंग होती है, क्या एंट्री होती है हीरो की, क्या मारता है, क्या कराटे कुंफू वगैरह वगैरह सब बताया, हीरोइन के बारे में भी बता दिया। अब मैंने जो कुछ भी आपसे सुना उसको लिख लिया, तो भले मैंने फिल्म नहीं देखी लेकिन फिल्म में क्या है मुझे पता चल गया, तो मैं किसी को बता सकता हूँ कि ये फिल्म ऐसी है। तो इंडिका तो बची नहीं ओरिजिनल, लेकिन इंडिका के ऊपर जिन्होंने इंडिका पढ़ा था उन्होंने उसके ऊपर जो कुछ कमेंट्रीज लिखी हुई है, अपने व्यूज लिखे हुए हैं, वो व्यूज आज भी अवेलेबल है। तो उसके आधार पर हमको थोड़ा बहुत अंदाजा मिलता है कि इंडिका के अंदर क्या लिखा था, जो मॉडर्न पीरियड के इंपॉर्टेंट सोर्स है। और फिर उसके बाद में कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर्स हैं, श्रीलंका के दीपवंश महावंश और तिब्बत के दिव्यावदान, दोनों लिख ही देता हूं मैं यहाँ पे। श्रीलंकन बुद्धिस्ट लिटरेचर दीपवंश महावंश, ये दो श्रीलंकन लिटरेचर्स हैं क्योंकि एम्परर अशोक ने श्रीलंका में बुद्धिज्म फैलाया था। तो वहां पे कुछ बुद्धिस्ट लिटरेचर्स में एम्परर अशोक को थैंक यू कहा गया है, तो उनके बारे में उस दौर की कुछ इंफॉर्मेशन भी मिलती है। और हमको तिब्बत से भी एक लिटरेचर मिलता है दिव्यावदान और अशोकावदान। दिव्यावदान, अशोकावदान, ये तिब्बत के बुद्धिस्ट लिटरेचर्स हैं जो मौर्यन पीरियड की थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारे लिटरेरी एविडेंसेस हैं जिससे हमको मौर्यन पीरियड के बारे में पता चलता है। दूसरे एविडेंसेस जिनसे हमको मौर्यन पीरियड की अगेन बड़ी ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मिलती है वो है आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। सम्राट अशोक ने अपने धम्म को प्रचारित करने के लिए बहुत बड़ी बड़ी रॉक्स के ऊपर शिलालेख लिखवाए थे, अभिलेख लिखवाए थे। और क्योंकि चट्टान के ऊपर गोद के मतलब इंस्क्राइब करके उन एडिक्ट्स को लिखवाया गया था, इसलिए उनको कोई मिटा नहीं पाया।
और आज तक वो लिखे हुए एडिक्ट्स हमको पूरे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में मिलते हैं, और उन लिखे हुए एडिक्ट से भी हमको उस दौर की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है। एम्परर अशोक के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, पॉलिटिकल इन्फॉर्मेशन कम मिलती है, बट फिर भी थोड़ी बहुत तो मिलती है इन्फॉर्मेशन, तो उसको भी हम एक इंपॉर्टेंट सोर्स मानते हैं। तो ये जो है, ये सारे मेजर सोर्सेज है। मैंने आपको पहले ही बोला था कि देखने में ये एक स्लाइड लग रही है, लेकिन मौर्यन पीरियड का एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है ये, जिसको अपन ने आज पूरा समय दे दिया। अब 2 मिनट का वक्त बचा है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ आप क्या लिख रहे हो। तो ये आई होप कि आपको मुद्रा राक्षस की कहानी, अर्थशास्त्र के अंदर दी गई चीजें पता चली होगी, और आज शायद आपको ये बात भी पता चली होगी कि एक्चुअली चाणक्य नीति क्या है। चाणक्य नीति सड़कों पर मिलने वाली कोई चाणक्य नीति लिखी हुई किताब नहीं है। चाणक्य नीति अर्थशास्त्र को पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगी। और इसीलिए मैं कहता हूं, देखो आप सब कह रहे हो कि अमेजिंग, मजा आ गया। इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री जितनी इंटरेस्टिंग है ना, उतना इंटरेस्टिंग मॉडर्न हिस्ट्री तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हर एक को अलग अलग चीज पसंद आ सकती है, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर जितने हीरे हैं, जितना नॉलेज है, जितनी इन्फॉर्मेशन है, वो इन्फॉर्मेशन भारत के मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री में नहीं है। इंडिया की एंशिएंट हिस्ट्री इज समथिंग व्हिच कुड बी रिसर्च्ड अपॉन। इसकी रिसर्च होनी चाहिए, बहुत तगड़ी रिसर्च होनी चाहिए इसकी। भारत के प्राचीन ग्रंथों को जब आप पढ़ोगे ना, आपके आंखें कान नाक सब खुल जाएगा, ज्ञान चारों तरफ ज्ञान ही ज्ञान होगा आपको, अगर आप भारत के प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन करोगे। अर्थशास्त्र के बारे में मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जाते जाते 1 मिनट का टाइम है। अर्थशास्त्र जो है ना, यहाँ लिख भी देता हूं मैं, या कहीं पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। अर्थशास्त्र मिला कैसे था हमको? एक श्याम शास्त्री थे जो मिनिस्टर थे। अब मैं मिनिस्टर की जगह नहीं बची यहाँ पे, मैं यूं ही बता देता हूँ आपको। लगभग 1200 एडी में या उससे भी थोड़ा सा, 1200 एडी में अप्रोक्सीमेटली, नालंदा यूनिवर्सिटी को मोहम्मद इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने चला दिया था। ये एक ही आदमी था। तो इसमें एक हमला किया था, इस्लामिक ऑनस्लॉट हुआ था 1200 एडी में भारत के अंदर, और बहुत सारे टीचर्स, स्टूडेंट्स, लिटरेचर्स, यूनिवर्सिटीज को तोड़ दिया गया था, जला दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। बहुत सारे भारत के प्राचीन ग्रंथ भी, जिसमें बहुत ज्यादा ज्ञान था, जो अनफॉर्चुनेटली हमेशा हमेशा के लिए चला गया। ये इन्वेजन बहुत बहुत बुरा रहा भारत के लिए, क्योंकि भारत के प्राचीन काल में जिन लोगों ने इतनी श्रम से, साधना से, मेहनत से, और वो भी मेहनत हजारों सालों की मेहनत से, जिन बड़े महान ग्रंथों की रचना करी थी, उनमें से बहुत सारे ग्रंथ जल के हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो गए। कुछ ग्रंथ सर्वाइव कर गए क्योंकि वो दूसरी जगह भी थे, लेकिन बहुत सारी यूनिवर्सिटीज डिस्ट्रॉय हुई उस समय। अजमेर की संस्कृत पाठशाला डिस्ट्रॉय हुई, नालंदा की यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय हुई, हमारे मध्य प्रदेश के धार के अंदर भोजशाला हुआ करती थी, वो डिस्ट्रॉय हुई, साउथ इंडिया में बहुत सारा डिस्ट्रक्शन हुआ, वारंगल के अंदर। तो बहुत सारे हमारे प्राचीन ग्रंथ खत्म हो गए। लोग ये कहते हैं ना कि प्राचीन भारत अगर इतना आगे था, इतनी टेक्नोलॉजी थी उसके पास, इतनी अच्छी सोच थी, तो वो आज इतनी पीछे क्यों है? इसलिए पीछे क्योंकि भारत के आधुनिक और प्राचीन काल के बीच में एक मध्यकाल आके बैठा हुआ है, और इस मध्यकाल में भारत का जितना डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसकी वजह से भारत बहुत पीछे हो गया। लेकिन अब मैं मुद्दे पे आता हूँ कि हुआ ये था कि अर्थशास्त्र किताब का वर्णन तो दूसरे साहित्यों में मिलता था, लेकिन अर्थशास्त्र गुम चुकी थी। अर्थशास्त्र के बारे में भी शायद ये माना जा रहा था कि वो डिस्ट्रॉय हो गई, पेरिश हो गई, एक्सटिंक्ट हो गई, जैसे इंडिका एक्सटिंक्ट हो गई थी। तो अर्थशास्त्र का नाम रह गया था भारत में, अर्थशास्त्र नहीं रह गई थी। लेकिन बात है मैं एग्जैक्टली साल भूल रहा हूं अभी, तो गलत नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन 19 सेंचुरी, मतलब 20th सेंचुरी की शुरुआत की बात है, जो हमारे मैसूर का राज्य था, जहाँ पे ये वाडियार डायनेस्टी रूल किया करती थी, जिसके ऊपर पहले हैदर अली टीपू सुल्तान ने कब्जा कर लिया था, बाद में अंग्रेजों ने उनको हरा के वो डायनेस्टी वापस वाडियार्स को दी थी। तो वाडियार डायनेस्टी वहाँ पे रूल किया करती थी, उनकी बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी। उस लाइब्रेरी में उनके मिनिस्टर थे शास्त्री जी, जिनका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। तो शास्त्री जी वहाँ पे किताबें देख रहे थे बहुत सारी, उनको एक बहुत प्राचीन किताब पांडुलिपियों में लिखी हुई मिली। उन्होंने उसको निकाला, उसके ऊपर से धूल झाड़ी और उसको रीड करना शुरू किया। संस्कृत में लिखी हुई थी। जब उन्होंने उसको रीड करना शुरू किया ना, 4-5 पेज पढ़ के उनको समझ में आ गया कि हजारों सालों से वो अर्थशास्त्र जिसको हम एक्सटिंक्ट मान रहे थे, पेरिश्ड मान रहे थे, ये वही अर्थशास्त्र की एक कॉपी है, जो पता नहीं यहाँ कौन ले आया और लाके किसने यहाँ रख दी, और कोई ध्यान भी नहीं दे रहा था इसके ऊपर। उन्होंने उसको बिल्कुल प्रिजर्व किया, और ना सिर्फ प्रिजर्व किया बल्कि उसको ट्रांसलेट किया, और ट्रांसलेट करके उसको लिखना शुरू किया। और उसी समय, क्योंकि अंग्रेजों का जमाना था, वो तो अंग्रेजों को भी इस बात की जानकारी मिली कि एक महान पुस्तक अर्थशास्त्र, जो प्राचीन काल में या मध्यकाल में एक्सटिंक्ट मान ली गई थी, उसकी एक कॉपी मिली है मैसूर की लाइब्रेरी से। तो अंग्रेजों ने उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, और जब अंग्रेजों ने इस किताब का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया और उन्होंने देखा कि यार कौटिल्य ने क्या लिख दिया है, क्या लिखा है कौटिल्य ने, क्या थ्योरीज दी है कौटिल्य ने, इनक्रेडिबल थ्योरीज दी है, परफेक्ट थ्योरीज दी है, तो उन्होंने अपने कैरिकुलम में अर्थशास्त्र को इंक्लूड किया। उन्होंने बोला कि हमारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस और मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस में अर्थशास्त्र पढ़ाया जाएगा, अर्थशास्त्र को पढ़ाया जाएगा। और पूरी दुनिया में अर्थशास्त्र फैल गया। आज पूरी दुनिया के मिलिट्री और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस में अर्थशास्त्र को पढ़ाया जाता है। तो इस तरह से इस किताब का मिलना भी हुआ था। खैर, मैंने 5 मिनट का वक्त ज्यादा ले लिया आपका, माफ कीजिएगा मुझे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।